मैं कॉमसेट्स इस्लामाबाद एडमिशन ऑफिस से आज आपका फोकल पर्सन हूँ। आज का हमारा फर्स्ट लाइव सेशन स्प्रिंग 2022 के एडमिशन के सिलसिले में है। इस सिलसिले में क्या हुआ? अच्छा लाइव है, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इसमें यह है कि स्प्रिंग 2022 एडमिशन अनाउंस हो चुके हुए हैं। 7 नवंबर को हमारे एडमिशन अनाउंस हुए थे और इनकी जो फॉर्म सबमिशन डेडलाइन है हमारी वो 22 दिसंबर है। स्प्रिंग सेशन में जैसा कि मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेंट जानते ही होंगे कि हमारे नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट के लिए ऑफर होते हैं और ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए रूटीन में सारे प्रोग्राम ऑफर्स होते हैं। इस सेशन में भी ऐसा ही हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए हमने फुल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और फाइन आर्ट्स के अलावा हमारे कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बायो रिलेटेड, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे प्रोग्राम ऑफर हुए हैं। एमएस और पीएचडी के प्रोग्राम तो एज पर रूटीन हमारे ऑफर ही हैं। शेड्यूल आपको अगेन मैं बता देता हूँ कि फॉर्म सबमिशन हमारी जो डेडलाइन है वो 22 दिसंबर है और एप्लीकेशन जो फिल करनी है वो आपको admissions.comsets.edu.pk पर ऑनलाइन ही फिल करनी है। उसका लिंक भी आपको इधर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्दर ये है कि हम एनटीएस 2 कंडक्ट करवा रहे हैं। ये फर्स्ट टेस्ट हमारा होगा 19 दिसंबर 2021 को और सेकंड टेस्ट जो हम एडमिनिस्टर कराएंगे वो 2 जनवरी 2022 को होगा। 19 तक कौन कैंडिडेट अपीयर होंगे? जो वो कैंडिडेट जिनका फॉर्म हमारे पास 9 दिसंबर तक सबमिट होकर वेरीफाई होगा उनकी हम 19 की रजिस्ट्रेशन करेंगे और सेकंड 9 दिसंबर ऑनवर्ड 22 दिसंबर तक जितने फॉर्म आएंगे उनको हम 2 जनवरी के लिए रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको मजीद वाज़ेह करता चलूँ कि एक सवाल चल रहा था, ऑलरेडी काफी जगह पे फ्लोट हो रहा था कि हमारे ऐड के ऊपर लिखा हुआ एक को रेगुलर टेस्ट लिखा हुआ था, एक को स्पेशल टेस्ट लिखा हुआ है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं कि 19 तारीख को एनटीएस चूंकि अपना रेगुलर टेस्ट भी करवा रहा है, रेगुलर उनका डे है, तो इस पे हमने उसको साथ मेंशन कर दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट रेगुलर के लिए भी अपीयर हो रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। और 2 जनवरी को जो हो रहा है वो तो सोनली सिर्फ एडमिशन ऑफिस का ही टेस्ट है, वो स्पेशल टेस्ट इसलिए कहलाता है। फर्दर जो है हमारा एडमिशन होता है वो हर प्रोग्राम के लिए एनटीएस बेस ही होता है, जैसे कि फवाद खान ने सवाल भी किया है। एनटीएस टेस्ट हमारा एडमिशन होता है हमारा एनटीएस बेस होता है। उसमें यह है कि अगर आपने ऑलरेडी एनटीएस दिया हो तो उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्कोर से सेटिस्फाई हैं, स्कोर वैलिड है। अदर देन दैट जो है हम भी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, हमारे थ्रू भी दे सकते हैं। हमारे थ्रू टेस्ट देने का ये होता है कि उसका जो है रिजल्ट इशू नहीं होता, ठीक है। फर्दर तो वही है कि सेम एनटीएस ही आके टेस्ट कंडक्ट करता है, बाकी सारा पैटर्न सेम होता है। अच्छा एक है गेट के, हाँ उसमें यही है कि 2 टेस्ट जो आपने दिए हुए हैं ना शैला नौरीन, उसमें आपने सिंपल ये देखना है कि जो आपका बेस्ट स्कोर है और जो वैलिड है, जिसकी वैलिडिटी है, जो एक्सपायर ना हुआ हो, आपने वो टेस्ट देना है। स्पेशल एग्जाम्स के मार्क्स काउंट तो आप ये इसमें ये है कि अगर आप दे रहे हैं ये जो आप एग्जाम हो रहा है उसमें अगर तो आप तो इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, आपने प्रीवियस एग्जाम जो है मई जून में हेल्ड हुआ है अगर वो दिया ही नहीं है, ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, फिर तो हम जरूर उसको कंसिडर करेंगे आपके इस एग्जाम को। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो वो फिर कंसिडर नहीं होगा। आप उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ तो आपका प्रीवियस रिजल्ट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो तो आप उसकी बेस पे अप्लाई करें। अदर देन दैट ये है कि इम्प्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग अप्लाई अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं कर सकेंगे। फीस स्ट्रक्चर जो है बीएस सीएस का जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनका सेम है। फर्स्ट टाइम ये जो ओवरऑल फीस होगी 1,24,000 होगी, उसमें 22,000 एडमिशन चार्जेस हैं और 1,02,000 हमारी सेमेस्टर फीस है। एमएस की जो फर्स्ट टाइम फीस है वो 80,750 है, उसमें भी ये 22,000 एडमिशन चार्जेस और जो है 58,750 सेमेस्टर फीस है। हाँ जी, जो 19 दिसंबर को कॉमसेट्स एक तो एनटीएस रेगुलर करवा रही है, जो कैंडिडेट्स डायरेक्ट एनटीएस के थ्रू क्लियर होंगे, नेट 12 के लिए रजिस्टर होंगे, वो एनटीएस के रोल नंबर स्लिप पे जाएंगे, उनके सेंटर एनटीएस एडमिनिस्टर करेगा। जबकि जो वाया कॉमसेट्स रजिस्टर होंगे, जो 19 दिसंबर को कॉमसेट्स के थ्रू अपीयर होंगे, उनका टेस्ट इधर कैंपस में ही कॉमसेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर करेगी। एमएस की हमारे सारे प्रोग्राम की फीस सेम होती है, जैसे मैंने पहले बताया, जो हमारी फर्स्ट टाइम फीस होगी वो 80,750 होगी, उसमें 22,000 एडमिशन चार्जेस और 58,750
जो है वो सेमेस्टर चार्जेस होंगी। एक काइंडली इसमें बताइएगा कि एमबीए से रिलेटेड क्या कुछ सवाल आ रहा था, पहले किसी कैंडिडेट ने पूछा था। नहीं नहीं। हाँ हाँ सही, मुझे कुछ लगा था कोई ना एमबीए के बारे में। हाँ जी, सिंध का जो है रिजल्ट वेटिंग का वो थोड़ा सा ट्रिकी हुआ है मामला, क्योंकि अभी सिंध बोर्ड की तरफ से किसी भी जो है सिंध प्रोविंस के रिस्पेक्टिव बोर्ड की तरफ से कोई आया नहीं है रिस्पांस कि वो कब रिजल्ट दे रहे हैं, उन्होंने कोई अनाउंसमेंट दी नहीं है। तो उस सिलसिले में जो है हम वो यही कैंडिडेट्स का करेंगे कि एक तो एम्पल टाइम है, 22 दिसंबर तक फॉर्म सबमिशन डेडलाइन है, इतनी कोई हेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको कि जी आजकल में फॉर्म देना है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, मोस्ट लाइकली बाय फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हो सकता है वो रिजल्ट अनाउंस कर दें। अगर खुदा ना खास्ता तब भी उधर से उन्होंने रिजल्ट अनाउंस ना किया तो फिर हम जरूर, जाहिर बात है, अपने जितने भी हमारे सिंध प्रोविंस से सिंध बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको हम ये करेंगे कि वो अपनी जो प्रीवियस ईयर उनकी रोल नंबर स्लिप थी उसकी बेस पे वो हमारे पास अप्लाई कर देंगे। अच्छा, जी जो एनटीएस जिन्होंने वायर काउंसलर से रजिस्टर किया है ना, और आज तक अब ये दोपहर 1 बजे तक जितने फॉर्म आए थे जिन पे कोई ऑब्जेक्शन या नामली नहीं था, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का था, चाहे वो एमएस का था या पीएचडी का, जो जो फॉर्म वेरीफाई हो चुके हैं उन सब की रोल नंबर स्लिप इशू हो गई हैं। और कॉमसेट्स का जो प्रोसेस होता है, जब आप कॉमसेट्स के थ्रू एनटीएस टेस्ट देते हो तो आपकी जो टेस्ट रोल नंबर स्लिप है वो आपके एडमिशन अकाउंट जो आपने ऑनलाइन जहां पे एप्लीकेशन फिल की होती है वहां पर ही आपकी टेस्ट रोल नंबर स्लिप आ रही होती है। आप सिंपल जो कैंडिडेट्स हैं अपने एडमिशन अकाउंट लॉग इन करके देखें, अगर तो आपके कोई ऑब्जेक्शन या कोई खुदा न खास्ता कोई नामली हुई तो देन वो भी वहां पे शो हो रही होगी, आप उसको एड्रेस कर सकते हैं बिफोर डेडलाइन। और अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया तो टेस्ट आपका वाई कॉमसेट्स था तो वहां पे आपके टेस्ट रोल नंबर स्लिप शो हो रही होगी, आप उसको प्रिंट कर लें, उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी। हाँ एमबीए कहाँ, एमबी 4 लिखा हुआ है। सही सही, वो खैर यार उसमें इतना ना आप जज्बाती ना हो, एमबीए ही है, वो कहीं हो जाती है टाइपो मिस्टेक होगी होगी कहीं ना कहीं पे किसी जगह पे, लेकिन वो एमबीए ही है। एमबीए का यहाँ पे मैं आपको स्पेशली एक चीज बता दूं कि हम फिल वक्त जो एमबीए ऑफर कर रहे हैं, पहले हम जो एक सेशन पहले तक एमबीए हम ऑफर करते रहे वो एमबीए 1.5 था जो कि सोनली बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए था। अब जो हम एमबीए ऑफर कर रहे हैं वो है आफ्टर 16 ऑफ एजुकेशन ही, और उसमें ये चीज है कि किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाला, चाहे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बायो का था, मैथमेटिक्स फिजिक्स था, या फिर किसी ने कोई जनरल आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, इंग्लिश पढ़ी, किसी ने अरबी पढ़ी, वो भी इस एमबीए में अप्लाई कर सकता है। ये जो एमबीए है 66 क्रेडिट आवर का प्रोग्राम है, इसमें बेस वगैरह सारा कुछ इंक्लूसिव होता है, एडिशनल या कोई जीरो सेमेस्टर इस पे लगाने नहीं पड़ते, लेकिन ये है कि 66 क्रेडिट आवर का ये प्रोग्राम होता है, मिनिमम 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और इसके एमबीए के अंदर हर कोई आ सकता है। फर्दर एक चीज और मैं यहीं से बता दूं कि कॉमसेट्स इस्लामाबाद कैंपस या ओवरऑल कॉमसेट्स फिल वक्त कोई भी डिग्री प्रोग्राम ऐसा ऑफर नहीं कर रहा जो कि 14 ईयर जिनकी एजुकेशन है उनको केटर कर सके, यानी कि आफ्टर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन फिल वक्त हम कोई भी प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहे। ठीक है, एचईसी ने एक रोड मैप दिया था कि जी कि 5th सेमेस्टर से इंड्यूस करें, लेकिन आफ्टर 2017 एचईसी ने उसके ऊपर फर्दर कोई डायरेक्टिव नहीं दिए कि उन बच्चों के लिए जो 8 या 9 सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहे हैं उनको हमने उन बच्चों को के साथ जो ऑलरेडी 20-22 सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं कैसे बिठाना है, क्या उनकी कोर्स आउटलाइन होगी। तो जैसे ही एचईसी की तरफ से डायरेक्शन आएगी तो हम इंशाल्लाह लाजमी जो है 14 ईयर एजुकेशन वाले बच्चे उनको भी इंड्यूस करना शुरू करेंगे। फिल वक्त हम 14 ईयर एजुकेशन के ऊपर कोई प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली फिल वर्क कॉमसेट्स का अपना कोई हॉस्टल नहीं है, ना गर्ल्स हॉस्टल है ना बॉयज हॉस्टल है। हमारे जो हॉस्टल्स थे वो आउटसोर्स हुए हुए थे, लेकिन अब वो ये है कि जब तक हमारा अपना कोई बिल्डिंग नहीं होती तब तक हॉस्टल का हमारा निज़ाम नहीं होगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो आउट स्टेशन के, आउट ऑफ सिटी के हैं, वो यहाँ पे जो सिचुएटेड हैं अक्रॉस द रोड, हमारे इधर हॉस्टल सिटी एक एरिया कहलाता है, अक्रॉस द रोड वॉकिंग डिस्टेंस है, विद इन 4-5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उधर न्यूमेरियस हॉस्टल है, हर तरह के अवेलेबल हैं बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। तो हमारे कैंडिडेट्स जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वहीं पे ही सिचुएटेड हैं। नहीं जी, मार्क्स रिडक्शन वाला हमारी होती थी एक 3 सेशन हो गए हैं, मार्क्स रिडक्शन अब नहीं होती। अगर आपका इंटरमीडिएट फ्रेश नहीं भी है तो इसमें एज सच जो है कोई भी परेशानी की बात नहीं है। पहले तो होता था कि हमारे पर ईयर 2 स्कोर डिडक्ट होता था, मैक्सिमम 8 स्कोर डिडक्ट होता था फॉर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स। ग्रेजुएट पे तो ऐसी कोई थी भी नहीं इम्प्लीकेशन, लेकिन अंडर ग्रेजुएट पे पहले हमारी डिडक्शन होती थी। लेकिन अब 3 सेशन से हमारी मार्क्स रिडक्शन नहीं होती, जो आपका है एसडीजी स्कोर आपका ग्रेड पॉइंट काउंट होता है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमारा, एक तो वेबसाइट पे भी हमारा डिपिक्टेड है, आप हमारे प्रॉस्पेक्टस और एडमिशन गाइड भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके ऑनलाइन अवेलेबल है। सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम कंप्यूटर साइंसेस के प्रोग्राम की बात करें तो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपका इंटरमीडिएट विद मैथ होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू सेट प्रोग्राम। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपका इंटरमीडिएट जो है वो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेस के साथ होना चाहिए। बाकी फिर यही है, जिस तरह बायो साइंसेस के लिए सोनली प्री मेडिकल का बच्चा आ सकता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए प्री मेडिकल आईसीएस या प्री इंजीनियरिंग का आ सकता है, मैथ प्रोग्राम के लिए इंटरमीडिएट में मैथ पढ़ा होना मस्ट है, फिजिक्स के लिए इंटरमीडिएट में फिजिक्स होना मस्ट है, बीबी और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी ये ओपन प्रोग्राम है, इकोनॉमिक्स भी इनमें कोई भी कैंडिडेट आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा प्रोग्राम है बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन इंजीनियरिंग का, उसके लिए मैथ और फिजिक्स होना मस्ट है। अगर तो आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है, ठीक है, तो जो हमारा वैसे भी जो एक्चुअल फार्मूला है वो यही है कि 10% मैट्रिक, 40% इंटरमीडिएट और 50% एनटीएस ऑब्टेन की बेस पे हम मेरिट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसमें ये चीज है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना दिया ही नहीं है, लास्ट सेशन में अपीयर ही नहीं हुए और अब वो फ्रेश दे रहे हैं और उनका पार्ट 1 का भी स्कोर नहीं है, उनका जो मेरिट कॉन्स्टिट्यूट होगा वो 50% मैट्रिक और 50% एनटीएस ऑब्टेन की बेस पे होगा। सना लारेब, आपका मैं थोड़ा सा सवाल समझा नहीं कि स्पेशल एग्जाम कौन सा, एनटीएस के लिए तो चले आपने अप्लाई कर दिया है, अब स्पेशल एग्जाम आया कि आप कॉमसेट्स के स्पेशल टेस्ट की बात कर रही हैं या जी जो बोर्ड कंडक्ट करा रहे हैं स्पेशल इंटरमीडिएट का एग्जाम करवा रहे हैं उसकी बात कर रही हैं? अगर कि अगर अब वो उसमें भी अप्लाई करे जो एनटीएस ले रही है और स्पेशल एग्जाम जो कॉमसेट्स के अंदर होगा, दोनों एनटीएस के अप्लाई करेंगे तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, उसमें ये होगा कि आपने इस तरह करना है कि पहले एनटीएस की जब ओपनिंग हो जाए 19 दिसंबर के टेस्ट की, आप उसमें अप्लाई करें, जब उधर से रोल नंबर स्लिप आपको इश्यू हो जाए देन फिर आप कॉमसेट्स का साइन अप करें, कॉमसेट्स की एप्लीकेशन फिलअप करें। उसमें एनटीएस डिटेल सेक्शन में एक तो आप चूंकि कॉमसेट्स का भी स्पेशल देना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन एनटीएस वाई कॉमसेट्स, उसको भी आप यस कर दें, और थर्ड ऑप्शन पे आप जो एनटीएस की तरफ से आपको 19 दिसंबर के टेस्ट की रोल नंबर स्लिप इश्यू होगी उसका आप टेस्ट सेंटर और रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसमें यह है कि हम एनटीएस से आपका वो रिजल्ट भी ले लेंगे और जो टेस्ट आप हमारे थ्रू दोगे वो तो खैर आएगा ही हमारे पास और इनमें से बेस्ट कंसिडर हो जाएगा। सेम विद ऑल दोस कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी कोई एनटीएस दिया हुआ है और उस कोर्स से सेटिस्फाई है लेकिन साथ ही वो चाह रहे हैं कि हम कॉमसेट से भी दे दें, तो उनके लिए भी सेम यही है कि आप जब एप्लीकेशन कॉमसेट्स की फिल कर रहे हो तो आप एनटीएस डिटेल में एनटीएस वाई कॉमसेट्स भी यस कर सकते हैं, और सेकंड उसी के नीचे जो ऑप्शन होती है वहां पे आप अपना प्रीवियस पास स्कोर जो वैलिड और जिससे आप सेटिस्फाई वो भी डाल सकते हैं। उसमें भी यही होगा कि एक आपका वो स्कोर डाल जाएगा और एक स्कोर जो हमारे थ्रू होगा, दोनों में से हम बेस्ट कंसिडर कर लेंगे और मेरिट में कंपीट करना आपके लिए आसान होगा। हाँ जी, कॉमसेट्स के लिए जो आप कॉमसेट्स के थ्रू अब आप टेस्ट दे रहे हैं ना, जो नेट टेस्ट होगा वो कॉमसेट्स में भी विद इन 1 ईयर वैलिड होगा। वैसे तो उसका रिजल्ट इशू नहीं होता, लेकिन यह कि अगर आप डायरेक्ट एनटीएस अगर आप राब्ता करें आप उनसे रिजल्ट भी ले सकते हैं, कहीं और भी एप्लीकेबल हो सकता है, और ये कि कॉमसेट्स के अंदर तो विद इन 1 ईयर वो लाजमी वैलिड रहेगा। और सेम विद गैट जनरल एंड गैट सब्जेक्ट फॉर एमएस एंड पीएचडी, वो भी जो कॉमसेट्स के अंदर आपने दिया है किसी सेशन में वो अगले 2 साल के लिए गैट जनरल और गैट सब्जेक्ट वैलिड होगा कॉमसेट्स में, और नेट अगर आपने वाया कॉमसेट्स दिया तो वो कॉमसेट्स के नेक्स्ट सेशन में एक वैलिड रहेगा। मेरिट फार्मूला अंडर ग्रेजुएट का जो हमारा है वो मैं पहले बता चुका हूं कि जब अगर तो आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है तो 10% मैट्रिक, 40% इंटरमीडिएट, 50% एनटीएस ऑब्टेन, और अगर आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम लास्ट सेशन में नहीं दिया और अब आप अपीयर हो रहे हैं तो 50% मैट्रिक और 50% एनटीएस ऑब्टेन होगा। यहाँ ये चीज मैं अगेन आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट को हम डिस्करेज करते हैं, उनका अगर तो प्रीवियस रिजल्ट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उनका ब्लो क्राइटेरिया है और वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो अप्लाई ना करें। यहाँ पे ए लेवल के कैंडिडेट्स जो हैं वो अनअटेंडेड हो रहे हैं। ए लेवल के कैंडिडेट्स को मैं बता दूं कि उनका तो पार्ट 1 का स्कोर होता नहीं है, उनके ग्रेड आते हैं देन इक्विवेलेंस बनती है, तो इसलिए ए लेवल के कैंडिडेट्स अप्लाई जब करेंगे तो उनका जो मेरिट कॉन्स्टिट्यूट होगा वो 50% ओ लेवल या मैट्रिक जो भी उन्होंने किया हुआ और 50% एनटीएस ऑब्टेन के ऊपर होगा। ये वो ए लेवल कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट वेटिंग है।
अगर तो ए लेवल का भी आपका आ चुका हुआ है, आपने आईबीसीसी इक्विवेलेंस उसकी ऑब्टेन कर ली हुई है, तो देन वो एक आपके भी वही फार्मूला 10% मैट्रिक, 40% आपका ए लेवल और 50% एनटीएस ऑब्टेन, यही एक्सरसाइज होगी उसके ऊपर। हाँ जी, सलमान, अगर आप कॉमसेट्स के थ्रू आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम करते हो, ठीक है, तो उसमें हमारी सीमा एक्रीडिशन है और सी और एसीसीए में कुछ एग्जाम की एग्जाम्पशन मिलती है। वो फर्दर डिटेल उसमें ये है कि आप हमारे ना मैनेजमेंट साइंसेज का जो पेज है उसके ऊपर जाके उधर फोकल पर्सन है आमिर सत्ती साहब हैं, डॉक्टर ताहिर साहब हैं, इनसे आप फर्दर डिटेल ले सकते हो। बिल्कुल, आप जो है जितने भी हमारे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे जो कंप्यूटर साइंसेस के 5 प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं वो सब में अप्लाई कर सकते हैं। इसी से मैं एक आपको चीज जो है बताता चलूं कि अगर कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई ऐसा प्री मेडिकल का कैंडिडेट इंड्यूस होता है तो उसको मैथ सब्जेक्ट एडिशनल उसको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उसको विद इन फर्स्ट 2 सेमेस्टर ही नॉन क्रेडिट मैथ सब्जेक्ट पढ़ा के उसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट कर दी जाएगी। लेकिन ये चीज भी यहाँ पे जो है वो जहन में रखनी होगी आपको कि आपको वो जो मैथ सब्जेक्ट है वो विद इन फर्स्ट 2 सेमेस्टर पास करना होगा, अदरवाइज जो है वो आपकी जो डीआई स्टेटस हो जाएगा, डिग्री आपकी जो है वो रिवोक हो जाएगी। जो है ये भी एक अच्छा सवाल है कि साइबर की और एआई की सीट्स क्या हैं। लास्ट 2 सेशन में इनकी 25 सीट्स ईच प्रोग्राम आती रही हैं। उसका थोड़ा सा इशू ये था कि ये जो कंप्यूटर साइंसेस के प्रोग्राम होते हैं ये एनसीईएसी से अप्रूव होते हैं, जो कि एचटीसी की एक जैली बॉडी है, सेम लाइक ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। तो एनसीईएसी ने हमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि विद इन फर्स्ट 2 सेशन हम जो है इनके ओवरऑल जो है वो 50 बच्चे लेंगे और ईच सेशन में हम 25 बच्चे लेंगे। लेकिन वो चूंकि हमारा टाइम पीरियड पूरा हो चुका है तो इसलिए इस सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंसेस, इन तीनों प्रोग्राम की 50 सीट्स होंगी। इम्प्रूवमेंट, हाँ जी राशिद, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इम्प्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग को काउंसलर्स डिस्करेज करती है। अगर तो आपका प्रीवियस जो डिक्लेयर्ड रिजल्ट है एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो फिर तो आप उसकी बेस पे अप्लाई करें, लेकिन इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन कुछ बच्चों को ये आ जाती है कि मैंने तो जी इंप्रूवमेंट का रिजल्ट एग्जाम दे के मेरा रिजल्ट भी आ गया, मेरा इंप्रूव हो गया, तो क्या वो कंसिडर होगा कि नहीं? भाई, अगर तो आपका रिजल्ट आ चुका हुआ है और वो इंप्रूवमेंट का है, आप तो स्कोर आपका वही कंसिडर होगा, आप तो इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग कैटेगरी से निकल गए हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले कभी इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट आ गया, उनका स्कोर पहले से इंप्रूव हो गया, तो वो अपने इंप्रूव पे अप्लाई करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स जिनका इंप्रूवमेंट का जिन्होंने अब एग्जाम दिया है और उनका रिजल्ट अवेटिंग है, वो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएट का जो है ना समन, उसमें मेरिट थोड़ा ट्रिकी होता है। उसमें एमएस में जो क्राइटेरिया होता है वो 5% मैट्रिक होता है, 10% आपका इंटरमीडिएट होता है, 25% आपका बीएस होता है, देन 40% आपका एनटीएस ऑब्टेन कंसीडर होता है और 20% स्कोर जो आपका है वो डिपार्टमेंटल टेस्ट या इंटरव्यू का होता है। इसमें एक चीज आपको ग्रेजुएट के लिहाज से ये भी बता दूं कि अगर आपका बड़ा अच्छा पहले मेरिट बन रहा है लेकिन इंटरव्यू में अगर आप आते हैं या टेस्ट में आके आप अंडर परफॉर्म करते हैं, 20 में से जो है डिपार्टमेंटल टेस्ट या इंटरव्यू 20 स्कोर का होता है, वो उसमें 10 तो पासिंग होते हैं। उसमें अगर आप अंडर परफॉर्म करते हैं या आप फेल कंसिडर होते हैं तो देन आपका पीछे चाहे जितनी मर्जी अच्छी आउटस्टैंडिंग आपकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हों, आपको रिकमेंड नहीं किया जाता। एमएस पे हमारा बेसिकली जो है जितने भी हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम है ना वो फुल स्कॉलर प्रोग्राम है। एज पर एचईसी रूलिंग फुल स्कॉलर प्रोग्राम की जो क्लासेस कमेंस होती हैं वो 9 to 5 इन बिटवीन होती हैं। अब उसमें मेजोरिटी कैंडिडेट्स होते हैं जॉब वाले तो जरूर होते हैं, लेकिन एक तो फुल वीक तो उन्होंने आना नहीं होता क्योंकि उनके नंबर ऑफ कोर्सेज जो होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। कोई किसी ने 2 कोर्स सिस्टर किए होते हैं, किसी ने 3 कोर्स किए होते हैं। उसमें फिर ये होता है डिपार्टमेंट उनकी जो है ना कोऑर्डिनेशन से आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से टाइम टेबल कंस्टिट्यूट होता है। कुछ डिपार्टमेंट की क्लासेस जो होती हैं नून में होती हैं, कुछ की लेट इवनिंग में होती हैं और कुछ की अर्ली जो है मॉर्निंग में हो जाती हैं। कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट वाले जो कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट पे ही नून में अपनी क्लासेस ले रहे थे। अब इस सेशन में अभी तक उन्होंने अपना जो है वो लायामल तय नहीं किया। क्योंकि वही बात है कि टाइम टेबल जब वो अपनी मेरिट्स वगैरह फाइनल करके उनकी इनटेक हो जाएगी देन फिर वो स्टूडेंट से कंसल्ट करके अपना टाइम टेबल फाइनल करेंगे। हाँ जी, लेबर कोटा एक तो
जो हमारा लाहौर कैंपस था है, उसके ऊपर जो फार्म के ऊपर लेबर का सेक्शन होता था। इस्लामाबाद कैंपस में जो पहले प्रोसेस होता था लेबर कोटा का, वर्कर वेलफेयर फंड का, तो वो ये होता था कि आप अप्लाई करते थे, मेरिट पे आने के बाद यहाँ से आप जो ऑफर लेटर होता था प्रोविजनल, वो आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में लेके जाते थे, वहां से आप लेटर लाते थे, देन फिर एडमिशन चार्जेस का आपको चालान मिलता था 20,000 का, वो आपको पे करना होता था और बाद में आपकी नॉर्मेलिटीज चलती रहती थी। लास्ट सेशन से कैंडिडेट को मैं ये स्पेसिफिकली बता दूं कि काउंसलर्स ने इसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन लास्ट सेशन से वर्कर वेलफेयर बोर्ड इटसेल्फ जो है इस चीज पे थोड़ा हेजिडेंट हुआ है, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है और अभी तक जो उनकी तरफ से हमें डायरेक्टिव्स आए हुए हैं उनके मुताबिक कैंडिडेट इस्लामाबाद कैंपस या किसी भी यूनिवर्सिटी में वो फुल फी पे करेगा पहले और देन फिर वो उसका चालान जो है वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के रिस्पेक्टिव ऑफिस में सबमिट करवाएगा और वो फिर रीइंबर्समेंट होगी। सेम विद बेनोवलेंट, जैसे बेनोवलेंट में भी आप फी पहले खुद पे करते हो और वो बाद में रीइंबर्स होती है, इसी तरह लास्ट सेशन से वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने भी यही मॉडल अडॉप्ट कर दिया है कि अब आपकी जो फीस है आप पहले खुद सबमिट करोगे और देन फिर आपको वर्कर वेलफेयर बोर्ड रीइंबर्स करेगा। क्या वो क्वेश्चन था जो सिलेक्ट किया था आपने? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ नॉन, हाँ जी, ये नॉन इंजीनियरिंग ना अब्दुल बासित हमने इसलिए आपको क्लियर रखने के लिए कि ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। होता क्या था कि हमारे पास एक तो टर्म है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जनरल एक टर्म है, क्योंकि ऑल दो नॉन फिजिकल नॉन टेंजिबल जस्ट कोडिंग होती है, इसमें आपको फिजिकली तो आपका इंटरेक्शन कुछ नहीं होता है इस डिग्री प्रोग्राम पे। जो चीज होती है एक टर्म है सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर को आप इंजीनियर करते हो, बनाते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो है कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड है, नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। पाकिस्तान में हमारे कुछ इंस्टीट्यूट ने ये किया हुआ है कि इसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर किया हुआ है, इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन भी करा ली है। उसकी कुछ जो है प्रोज भी हैं, कुछ कॉन भी हैं, जिनमें से एक तो उसका जो है कॉन दिया जाता है कि आपको 60% हार्डवेयर पढ़ना पड़ता है। कॉमसर्स इस्लामाबाद कैंपस, जो कॉमसर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, इसने स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन इसलिए की है कि हमारा जो प्रोग्राम है सोली कंप्यूटर साइंसेस के अंडर है, इसका पीईसी से कोई ताल्लुक नहीं है। एनसीईएसी जो कि कंप्यूटर साइंसेस के प्रोग्राम की बॉडी है, वहां से ये एक्रीडेटेड है। और मेन जो चीज हमने इसीलिए कंफ्यूजन ताकि ना आ रहे, बाद में कुछ बच्चे सवाल करते थे जी कि अब हमें पीईसी का कार्ड भी दिया जाए, तो वो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। डिग्री जब आपको इश्यू होती है उसके ऊपर नॉन इंजीनियरिंग मेंशन नहीं होता, उस पर जस्ट जो है वो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेंशन होता है। ये सलमान का हम दे चुके हैं आंसर ना, सीए का हो गया होगा। हाँ जी, इनका भी हमने आंसर तो कर दिया है, ये भी रिपीट हुए हैं। वो कुछ लोगों ने रिपीट हाँ जी, एजीसी ऊपर के आइएगा, कुछ आएगा, एक मिनट कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा, इससे ऊपर कीजिएगा। ये किसने अप्लाई किया हुआ है? नहीं, हमाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्ट करता चलें। जो इंजीनियरिंग है उसका एचईसी से ताल्लुक नहीं है। इंजीनियरिंग का पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पीईसी से जो ताल्लुक होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपने सुना हो मैं क्या कह रहा था, मैं ऑलरेडी सारी पिक्चर आपके सामने रख चुका हूं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो एक नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, वो कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड है, ठीक है। इसका हार्डवेयर से ऐसा ताल्लुक नहीं है, नॉन फिजिकल नॉन टेंजिबल जस्ट कोडिंग आपने पढ़नी होती है। ये कंप्यूटर साइंसेस की सेकेंडरी फील्ड है, उसकी सब फील्ड है। और चूंकि हमने इसको रखा ही कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट के अंडर है, पीसी से इसका ताल्लुक ही नहीं है, तो हमने इसको पीसी से एक्रीडेटेड कराया भी नहीं है। एनसीएसी जो मेन बॉडी है वहां से एक्रीडेटेड है, एचईसी से ऑब्वियसली फिर वेट है। नॉन इंजीनियरिंग हमने सिर्फ इसलिए मेंशन किया हुआ है कि कल कला को कुछ बच्चे हमसे कंफ्यूजन में ये ना कहेंगे जी हमें पीसी का कार्ड भी चाहिए। एमटीएस के परसेंटाइल, हाँ जी, परसेंटाइल ये जो है, परसेंटाइल जो होता है वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। सपोज अगर एक टेस्ट हुआ आज 25 तारीख को, एनटीएस ने एक टेस्ट कंडक्ट करवा लिया है, तो उसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी जैसे नेट वन एमप्री मेडिकल से रिलेटेड जो होता है उसमें जितने बच्चे अपीयर होंगे, परसेंटाइल उस कैंडिडेट की वो स्टैंडिंग होगी कि वो ओवरऑल जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो कहां पे क्वालिफाई कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। परसेंटाइल कहीं भी काउंट नहीं होता, जो एक्चुअल काउंट होने वाली चीज है वो अपटेन्ड स्कोर होती है। अपटेन्ड स्कोर पे भी आपको एक और जो चीज मैं क्लियर करता चलूं, लास्ट सेशन में भी इस पे कैंडिडेट्स को बहुत कंफ्यूजन रही थी, वो ये चीज थी कि सबका सवाल था कि जी एनटीएस के तो क्वेश्चन तो 90 थे, तो ये जो हमें मार्किंग 100 में से कहाँ आई, तो एनटीएस 90 का पेपर होता है, 90 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको सारे एमसीक्यूज होते हैं, आपको राइट क्वेश्चन जो है वो आपको उसका बॉक्स फिल करना पड़ता है। वेटेज जो स्कोर करते हैं वो आउट ऑफ 100 में से करते हैं, और
ऑब्टेन स्कोर आपका कंसिडर होता है, क्वेश्चन आपके 90 ही होते हैं 90 में से, लेकिन वो जो मार्किंग करते हैं वो वेटेज करके आउट ऑफ 100 में से करते हैं। वकास इन्होंने एक अच्छा सवाल किया हुआ है कि इज देयर 50 सीट्स साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ईच और 50 फॉर बोथ। हाँ इसमें जी। आप जरा वजाहत कर सैफुल्लाह, दीजिए कि करंट हमारी क्या सीट्स चल रही हैं। सीट्स दी हैं हमारी अब इस सेशन से ऑनवर्ड, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, तीनों प्रोग्राम के लिए 50 सीट्स ईच प्रोग्राम होंगी। तीनों की या दो की कंबाइन नहीं होंगी, 50 ईच प्रोग्राम। जैसे साइबर सिक्योरिटी की 50 सीट्स होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 50 सीट्स होंगी और डाटा साइंस की भी 50 सीट्स होंगी। हाँ जी यार, इस पर तो हम, हाँ लास्ट सेशन में बीबीए का मेरिट आप देंगे सर वो एक आल्दो के यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि जो लास्ट मेरिट्स होते हैं उनकी ऐसा उस तरह रेलिवेंसी नहीं होती। आइडिया लेने के लिए तो हम उनको जरूर देख सकते हैं कि कहाँ पे क्लोजिंग हुई, लेकिन अब तो पिछले 2 साल से जिस तरह से सिनेरियो चल रहे हैं, हर जो है मेरिट पे ही वो कहानी बदली होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट के एग्जाम मार्किंग सारा निजाम बदला होता है, तो वो इस वजह से रेलिवेंट नहीं होती। और वैसे भी जो मेरिट होता है वो प्री डिफाइंड नहीं होता, वो हर सेशन में नंबर ऑफ एप्लीकेंट, उनके क्रेडेंशियल्स और अगर टेस्ट दे रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस पे बेस करता है, तो हर सेशन में वेरी करता है। ऐसा जो हमारा बीबीए का मेरिट क्लोजिंग रहता है स्प्रिंग के अंदर, अगर हम प्रीवियस रूटीन बिफोर जो है वो प्री कोविड एरा हम देखें तो उसमें हमारा जो बीबीए का एवरेज मेरिट रहता होता था वो मिड 50s होता था। विदन जो है कोविड एरा, जितना ये कोविड एरा चलता रहा है उसके अंदर हमारा बीबीए का जो मेरिट रहा है वो हायर रहा है और मिड 60s में रहा है। अब अगर हम लास्ट सेशन की बात करें, फॉल 21 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा बीबीए का फाइनल क्लोजिंग मेरिट था 61.41, वेरा स्प्रिंग 21 के लिए हमारा जो बीबीए का फाइनल क्लोजिंग मेरिट था वो 57.63 था। अब की बार क्या मेरिट होगा, ये किसी भी प्रोग्राम के लिए मैं जैसे बता चुका हूं कि मेरिट तो प्री डिफाइंड नहीं होता, वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट और उनके क्रेडेंशियल पे बेस करता है, तो कहना तो मुश्किल है। लेकिन अब थोड़ी सी जिसपे कैंडिडेट्स को तहफुजात दिए हैं, क्योंकि बोर्ड्स में जिनके मार्क्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, जिनके नहीं आए हैं उनके बहुत ही नामाकूल से मार्क्स आए हैं, तो मेरिट अब की बार भी फ्लक्चुएट करेगा। और अभी तक की जो हमारी एक एनालिसिस है, मेरिट इस सेशन में भी हाई रहने की उम्मीद है हर प्रोग्राम के, और मोस्ट लाइकली जो बीबीए होगा इस सेशन में भी कोई 60 के राउंड में रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फाइन आर्ट्स, इनके लिए तो किसी भी ग्रुप का बच्चा आ सकता है। इंटरमीडिएट आपने चाहे किसी भी फील्ड में किया हो वो आ सकता है। आर्किटेक्चर के लिए बस जो क्राइटेरिया होता है वो इंटरमीडिएट मिनिमम 60% मार्क्स, डिजाइन और फाइन आर्ट्स के लिए इंटरमीडिएट मिनिमम 50% मार्क्स। लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं कि आर्किटेक्चर, डिजाइन और फाइन आर्ट्स ये प्रोग्राम साल में एक बार ऑफर होते हैं, सिर्फ फॉल सेशन में ऑफर होते हैं, स्प्रिंग पे ये प्रोग्राम ऑफर नहीं होते। एमएस इंग्लिश, सलमा, एमएस का जो मेरिट है वो एज सच अंडर ग्रेजुएट के मेरिट की तरह नहीं होता। आपने शायद पहले सेशन में अर्लियर जैसे बता रहा था, ग्रेजुएट मेरिट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। एप्लीकेशन जब आती हैं तो आपका क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, आपकी मैट्रिक इंटर 3rd डिवीजन नहीं होने चाहिए विच इज 45% बिलो, 4 ईयर बीएस किया हुआ तो 2.5 आउट ऑफ 4 सीजीपी होना चाहिए। देन आपका गैर टेस्ट आता है, 50 पासिंग होते हैं मिनिमम, आपके 50 होने चाहिए, और जितने आप अच्छे ले उतना उसका बेहतर होता है, क्योंकि 40% वेटेज मेरिट कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी होती है। देन फिर डिपार्टमेंटल टेस्ट आ जाता है जो कि 20 मार्क्स का होता है एमएस इंग्लिश के लिए, उसमें 10 तो पासिंग होते हैं और उसमें भी आप जितना अच्छा परफॉर्म करें तो उसको देखा जाता है। बाकी जितने प्रोग्राम है उनमें जनरली ये देखा जाता है कि मेरिट आपका जो बन रहा है ग्रेड पॉइंट वो 60 बिलो ना हो। लेकिन कुछ प्रोग्राम जिनकी सीट्स लिमिटेड होती हैं, जैसे हमारा इंग्लिश प्रोग्राम की लिमिटेड सीट्स होती हैं, 15 सीट्स होती हैं, इन पे फिर मेरिट जो है वो टफ बन जाता है, और इसमें फिर डिपेंड करता है। जिस तरह लास्ट टाइम जो हमारा इंग्लिश का जो क्लोजिंग मेरिट रहा था वो 70s में रहा था 15 सीट्स के अगेंस्ट, लेकिन ये वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है। ये ग्रेजुएट का अंडर ग्रेजुएट की तरह क्लोजिंग मेरिट का वो इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ जी, जो फॉल सेशन में हमारा साइबर सिक्योरिटी का फाइनल क्लोजिंग मेरिट रहा था वो 81.41 था। 81.41 हमारा फॉल 21 में साइबर सिक्योरिटी था, जबकि स्प्रिंग 21 में जिसमें साइबर सिक्योरिटी हमारा फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ था उसमें हमारा फाइनल क्लोजिंग मेरिट 80.67 था।
अच्छा जी, गैट टेस्ट में सिलेबस क्या होगा? ये सुंदर, जो गैट टेस्ट का सिलेबस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। गैट जनरल होता है एमएस के लिए, उसमें आपका जो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, सेट कैटेगरी सी डिपेंड करती हैं। कैटेगरीज आपके प्रीवियस स्टडीड जो डिग्री होती है उसके ऊपर, अगर आपने 4 ईयर बीएस किया है, 2 ईयर मास्टर किया है, उससे रेलिवेंट होती हैं। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है या आपने कॉमर्स के बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, कैटेगरी ये होगा आपका। अगर आपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज के आपके सब्जेक्ट्स थे तो आपकी कैटेगरी बी होगी। देन फिर अगर आपके बायो से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर के थे, या आपने फिजिकल साइंस में को कंप्यूटर पढ़ा, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है आपने, या केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस किस्म के आपके प्रोग्राम रहे हैं, या एनवायरमेंटल साइंस वगैरह रही है, वो फिर कैटेगरी सी होती है। इसका कोई स्पेसिफिक जो है वो सिलेबस नहीं होता, गैट जनरल होता है, क्योंकि नाम से जाहिर है गैट जनरल। ये जरूर कर सकते हैं आप अपने एनटीएस की वेबसाइट विजिट करके, आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के लास्ट जो आपकी डिग्री से उसके सब्जेक्ट के अगेंस्ट आप एक अपनी पेपर टाइप देख के उसका पेपर पैटर्न, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। देन फिर उसी कैटेगरी की डोगर की बुक मिलती है, डोगर यूनिक पब्लिशर्स की बुक आती है, नैट गैट गैट सब्जेक्ट से रिलेटेड डोगर की आप बुक ले लें आप, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। क्यों हेल्पफुल होंगी? उसमें ये होता है कि उन्होंने पेपर बनाए होते हैं, कुछ मार्क पेपर बनाए होते हैं, कुछ उन्होंने पास पेपर डाले होते हैं, वो आपके हेल्पफुल हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि आप उस पर प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया हो जाएगा किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। और टिप भी उसकी एक साथ ही, मेन जो टिप है वो मैं आपको बता दूं कि आप एक तो उसको प्रैक्टिस करें कि आपने विद इन 2 आवर वो पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कंप्लीट करना है। और सेकंड यही है कि जो रीजनिंग के होते हैं क्वेश्चन, आपके एनालिटिकल के होते हैं, उनको आप कोशिश करें एंड पे सॉल्व करें, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हाँ जी, ये क्या है सर? ऊपर एक बच्ची आपसे पूछ रही थी कि जो डिपार्टमेंट टेस्ट होता है मास्टर्स वालों को, उनके बारे में रिपीट करते हैं। हाँ, मास डिपार्टमेंटल टेस्ट जो होता है वो हर डिपार्टमेंट में एक नहीं होता। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो कि टेस्ट कंडक्ट करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट है, उन अपने 3 प्रोग्राम कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनका टेस्ट नहीं होता। हमारे एमबीए हो गया, एमएस मैनेजमेंट साइंसेज हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इनका भी जो है वो इंटरव्यू होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इनका भी इंटरव्यू होता है, टेस्ट नहीं होता। फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, बायो साइंसेज डिपार्टमेंट, इंग्लिश, ये टेस्ट ले लेते हैं। जनरल टेस्ट होता है, इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको कहेगी कि नहीं जी ये तो टेस्ट ऐसे आएगा, ये सिलेबस आप फला बुक ले, नहीं। ये तो जनरल एक टेस्ट होता है, आपकी प्रीवियस डिग्री से रिलेटेड होता है। इसका कोई स्पेसिफिक जो है सिलेबस नहीं होता। जनरल आपकी जनरल डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो आपको चेक करने होते हैं। हाँ उमैर, यहाँ पे हमारे थोड़े से कंसेप्ट चेंज हो गए, दुनिया बहुत इवॉल्व हो गई है। अब वो 60s का 70s का दौर नहीं रहा कि नेम प्लेट पे अगर आपके घर के बाहर इंजीनियर नहीं लिखा हुआ तो आपको कोई सलाम दुआ नहीं करेगा। नहीं, ये नाम चेंज हो गई है। हर प्रोग्राम की अपनी वर्थ होती है, हर प्रोग्राम की अपनी वेटेज है, उसी हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसी हिसाब से फिर मार्केट में उसकी जॉब विड्थ और जॉब हाइट होती है। अब इंजीनियरिंग पीसी से आप अगर सपोज कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि पीसी से बेट है, जो रिकग्नाइज्ड है, उसमें क्या इंपैक्ट होगा? उसमें तो बल्कि आपके हार्डवेयर के भी कोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि ये जो एक्रेडिटेशन बॉडी है एचईसी की, कंप्यूटर साइंस की, उसके साथ जो हाँ है जी, वो ये चीज है कि एनसीएसी जो है, ये जो मेन बॉडी है इसकी एचईसी का झेली इदारा, जैसे कि पीसी भी जो है वो एचईसी को जवाब दिया है, वो भी एचईसी का झेली इदारा ही है। पीसी सेम एनसीएसी इदारा है जो कि कंप्यूटर साइंसेस के जितने भी प्रोग्राम है उनको वेट करता है, एक्रेडिटेशन देता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जब भी आप चेक करें ना कहीं से भी, वो आप सबसे पहले ये चेक करें कि आया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनसीएसी वालों के साथ एक्रेडिटेड है कि नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने, जैसे कि मैंने पहले भी आपके गोश्तगुजार किया कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर करवा रही हैं, उन्होंने उसकी आउटलाइन बनाई हुई है जो कि पीसी जिसको वेट कर रहा है और पीसी से एक्रेडिटेड है, लेकिन उसका एसेट मार्केट पे वो इम्पैक्ट नहीं है। आप मार्केट में जब भी जॉब देखोगे, जाहिर बात है डिग्री करने के बाद आपने जॉब करनी होती है, इसीलिए आप जो है वो 4 साल पढ़ाई करते हो, आप मेहनत करते हो, अपने सोर्सेज इन्वेस्ट करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो, एफर्ट करते हो। तो मार्केट में जो जॉब है वो आपको डिग्री पे मिलेगी, ना कि इस चीज पे मिलेगी पीसी है या नॉन पीसी।
अगर तो कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम जो होते हैं इंजीनियरिंग के, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये प्रोग्राम ऑब्वियसली जो है ये तो पीसी से वेट अगर नहीं है और इनका आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, फिर तो वो तो जाहिर बात है आपके लिए एक परेशानी की बाइस है, मार्केट पे आपके लिए प्रॉब्लम भी आएगी मार्केट में। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मार्केट में चेक भी करें तो हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड या ओवरऑल भी हमारे ग्रेजुएट की मार्केट में वर्थ है, और स्पेसिफिकली जो हमारे कंप्यूटर साइंसेज के ग्रेजुएट हैं उनको तो हाथों हाथ अल्हम्दुलिल्लाह लिया जाता है, इस चीज पे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फवाद, जो मेरिट स्प्रिंग में कम तो नहीं, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि स्प्रिंग में टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? फॉल में तो एम्पल टाइम होता है, मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन चल रहे होते हैं, मेरिट लिस्ट साथ साथ लग रही होती हैं, इसलिए हमारे भी मेरिट लिस्ट लगती जाती हैं, 2 3 4 मेरिट लिस्ट लग जाती हैं। स्प्रिंग पे टाइम कम होता है, मेजोरिटी कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होते हैं और हर यूनिवर्सिटी एडमिशन उस तरह ऑफर भी नहीं करती, तो इसलिए मेरिट एडमिशन जो है वो टफ हो जाता है। तो मेरिट रहता तो उतना ही है, कोई इतना कम नहीं होता। लेकिन कुछ प्रोग्राम है हमारे जिनका मेरिट लीनियंट रहता है, नॉर्मल रहता है। उनमें यह है, जिस तरह इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है वो हमने ओपन मेरिट रखा हुआ है। इकोनॉमिक्स के ऊपर हमने मिनिमम हमारी लिमिट होती है 50 की, 50 बिलो हमने नहीं जाना होता। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे जो कि फॉरएवर प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है, जैसे इकोनॉमिक्स है फॉरएवर प्रोग्राम है, बल्कि हर चीज पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी जॉब जो है विड्थ भी ज्यादा है, हाइट भी ज्यादा है, इसका हमने ओपन मेरिट रखा हुआ है। मैथमेटिक्स हमने ओपन मेरिट पे रखा हुआ है, वो भी 50s के नजदीक रहता है, लोअर 50s में रहता है। तो मेरिट जो है स्प्रिंग में कोई खास इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि टफ इसलिए हो जाता है कि इसमें फर्दर मेरिट लिस्ट नहीं लग रही होती। लास्ट सेशन में हमारी जो सेकंड मेरिट लिस्ट अंडर ग्रेजुएट की लगी थी स्प्रिंग में, वो बड़ी छोटी सी लगी थी, और उससे पीछे 2 सेशन में हमारी स्प्रिंग में सेकंड मेरिट लिस्ट लगी ही नहीं थी। हाँ जी सलमान, मैं पहले बता चुका हूं कि हमारी जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आप अगर करते हैं तो सीमा एक्रेडिटेड प्रोग्राम है, और आपको सीए या सीसीए में एग्जाम्पशन मिलती हैं। ये अब एग्जाम्पशन कितनी मिलती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, आई थिंक 8 पेपर तक की एग्जाम्पशन होती हैं। तो ये है कि एग्जैक्ट आपको जो है ना, आप हमारे जो मेरीलैंड साइंसेज के फोकल पर्सन है उनसे आप राब्ता कर लीजिएगा, वो आपको इसकी डिटेल दे देंगे, क्योंकि जहां तक मेरे नॉलेज में है कोई 8 पेपर की एग्जाम्पशन मिलती होती है। फातिमा, आप मुझसे जो सवाल कर रही हैं वो तो यही है कि आज जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी होगी या क्या होगा। ये अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे कि मैंने पहले भी इसके ऊपर बयान किया कि मेरिट हमारा प्री डिफाइंड नहीं होता। एग्रीगेट अगर आपने जो बनाया है वो वाकई में अगर इतना है तो वो तो बहुत हैंडसम एग्रीगेट है, लेकिन इसकी बेस पे आपको कहना है कि हाँ जी कि आपका हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक तो ये थोड़ी सी गलतफहमी भी हो जाएगी, और दूसरी है कि उन कैंडिडेट्स के साथ भी ज्यादती हो जाएगी जो कि अपना कम्पीट कर रहे हैं। वेट करिए, हैंडसम एग्रीगेट है, लेकिन मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि मेरिट आपके सेशन में भी हाई जाने की तवक्को है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने जिनको इंटरमीडिएट के मार्क्स दिए हैं वो स्वाब का काम समझ के दिए हैं, और जिनको नहीं दिए हैं तो काफी कम दिए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्टेड पता नहीं कौन सा मॉडल लगाया, तो इस वजह से मेरिट जो है फ्लक्चुएट करेगा। हाँ, को हसन ने भी उसको वेट किया है। अच्छा जी, हाँ अख्तर, वो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर तो आपका इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ चुका हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, फिर तो आप इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग कैटेगरी से निकल गए, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी ये जो आजकल में एग्जाम हुए हैं या हो रहे हैं उनमें आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तो आपका प्रीवियस जो रिजल्ट है वो एज पर क्राइटेरिया है, वेल एंड गुड, उसकी बेस पे अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आपका प्रीवियस रिजल्ट आया हुआ है लेकिन आप इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग दे रहे हैं तो देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने लास्ट सेशन में एग्जाम दिया ही नहीं है और अब अपीयर हो रहे हैं, फ्रेश अपीयर हो रहे हैं, वो बिल्कुल अब हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अपलोडिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रोल नंबर स्लिप, इंटरमीडिएट रोल नंबर स्लिप, एग्जाम रोल नंबर स्लिप। हाँ जी यूनस, ये यही चीज है कि आप अगर अपने प्रीवियस रिजल्ट पे अप्लाई कर देते हो, मेरिट जो आपका बनेगा उसी की बेस पे बनेगा। कल कलाम को आपका इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ भी जाता है तो वो कंसिडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी मेरिट लिस्ट तो लॉक हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई फर्दर एडिटिंग नहीं होती है। 22 दिसंबर हमारी फॉर्म सबमिशन डेडलाइन है, 2 जनवरी को हमारा टेस्ट आएगा, तो उसमें यह है कि 24 तारीख को हमारे जितने भी आपके एकेडमिक होते हैं, मैट्रिक इंटर का स्कोर, वो तो अपडेट होना खत्म हो जाएगा। आफ्टरवर्ड सिर्फ
सिर्फ ये होगा कि जैसे 2 जनवरी का रिजल्ट आएगा वो अपलोड होगा 6 तारीख को, और मजीद उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर मजीद कोई चेंजिंग हो ही नहीं सकेगी। 24 के बाद से तो 24 दिसंबर के बाद से तो मैट्रिक इंटर के मार्क्स नहीं अपडेट होंगे। तो इस वजह से जो मेरिट आपका कंस्टिट्यूट होगा वो आपके प्रीवियस डिक्लेयर्ड रिजल्ट पे ही होगा। ठीक है, उसमें यह है कि अगर आप अपने प्रीवियस डिक्लेयर्ड रिजल्ट पे अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रहा था उसकी बेस पे आपने अप्लाई किया है, तो उसमें फिर आप ये करो कि एनटीएस टेस्ट पे फोकस करो, क्योंकि एनटीएस की वेटेज 50% है। 10% मैट्रिक है अंडर ग्रेजुएट के लिए, 40% इंटरमीडिएट है, 50% जो वेटेज है वो एनटीएस की है। तो आपका मैट्रिक में जो होना था हो गया, एनटीएस का तो रिजल्ट आ गया हुआ, जिसकी मैट्रिक का इंटरमीडिएट का आ गया, जिसकी बेस पे आपने अप्लाई कर दिया। देन जो आपके पास जो मेन चीज बनती है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, एफर्ट करनी है, वो है आपका एनटीएस एग्जाम। एनटीएस को आप फोकस करो, क्योंकि उसकी 50% वेटेज है, कोशिश करो उसमें अच्छे से अच्छे आप मार्क्स ले सको, ताकि अगर कोई आपकी डेफिशिएंसी है भी इंटरमीडिएट के स्कोर में, कोई परसेंटेज कोई इतनी अच्छी नहीं भी है, ये तो वहां से कवर हो जाएगी, मीन तो आपका ब्राइट चांस बन सकता है। एससी का जो क्लोजिंग मेरिट था हमारा ना लास्ट सेशन का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारी जो फाइनल क्लोज हुई थी फॉल 21 में वो 81.73 था, जबकि स्प्रिंग 21 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फाइनल क्लोजिंग 82.31 रही थी। इस सेशन का क्या होगा क्लोजिंग मेरिट, अगेन वही कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्री डिफाइंड नहीं होता, नंबर ऑफ एप्लीकेंट उनके क्रेडेंशियल पे बेस करता है। नहीं, एमएस का तो मैं जैसे भी सुंदर पहले बताया कि मेरिट का इतना इशू नहीं होता, और कंप्यूटर साइंसेज जो है हमारे जितने एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू करने के बाद टफ नहीं मेरिट बनाता इनकी, क्योंकि सीट्स का इशू नहीं है ना। जिस तरह कुछ डिपार्टमेंट हैं, जैसे इंग्लिश का मैंने बताया 15 सीट्स होती हैं, वहां पे मेरिट ऑब्वियसली टफ बन जाता है, क्योंकि इंग्लिश के मोर देन 200 कैंडिडेट्स होते हैं। फिजिक्स की हमारी 40 सीट्स होती हैं, उसका भी मेरिट टफ बन जाता है। कंप्यूटर साइंसेज के ऑल्दो एप्लीकेंट तो हमारे एमएस सीएस, एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी ईच प्रोग्राम के अच्छे खासे कैंडिडेट्स होते हैं, 200 250 कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन उनमें यह है कि इनकी चूंकि सीट्स की कोई कंपल्शन नहीं है, तो इस वजह से इनका इशू नहीं होता, मेरिट इतना टफ नहीं होता। मेन जो चीज है वो यही है कि एक तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओके हो, यानी कि मैट्रिक इंटर को 3rd डिवीजन ना हो, जो 4 ईयर बीएस की है और रेलिवेंट फील्ड का हो, 2.5 आउट ऑफ 4 मिनिमम सीजीपी हो। देन फिर गैट का जो आपने अगर दिया हुआ है 50 अबव हो, और अगर हमारे थ्रू देते हैं तो वो गैट वही 50 क्योंकि पासिंग है आपको देना है। देन फिर डिपार्टमेंटल इंटरव्यू आ जाता है कंप्यूटर साइंसेज के लिए, वो आप अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है, इंटरव्यू में अच्छी दो, वो भी कोई टफ नहीं होता, उन्होंने आपसे कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछनी होती है। उसमें भी सिंपल चीजें ही होती हैं, वो देखते हैं कि आपने प्रीवियस डिग्री में क्या गेन किया है, फर्दर आपका माइंड क्या है, कितना पोटेंशियल है, इसकी बेस पे आपको एवेल्युएट करते हैं और ऑफर हो जाता है। कंप्यूटर साइंसेज में इतना को टफ नहीं होता, ये है कि आपके जो ओवरऑल जो एग्रीगेट बन रहा है, जो ग्रेड पॉइंट बन रहा है, वो 60 बिलो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बासित कह रहे हैं, अच्छा देखिए सेफ एडमिशन के लिए सेफ अगेन बासित ये चीज आ गई कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। अब सेफ तो आप उस बच्चे को भी नहीं कह सकते कि जिसने मैट्रिक में भी 95% लिए हैं, इंटरमीडिएट में भी 95% लिए हैं, क्योंकि एनटीएस भी रिलेट कर रहा है। अब एनटीएस में भी अगर वो अच्छे नंबर ले लेता है तो क्या पता फिर वो अकेला बच्चा थोड़ी है, बच्चे तो सारे और भी हमारे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। तो सेफ कहना ये या चांसेस का पूछना ये एक थोड़ी सी ना ट्रिकी चीज है, जिनके ऊपर आपको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी यही है कि आप अप्लाई करें, ठीक है, आपने अगर एनटीएस को दिया हुआ है जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, देन फिर उसमें आप ये कर सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, मजीद अपना कंपटीशन अच्छा करने के लिए, कि आप एक एनटीएस और दे दें ताकि उनमें से बेस्ट कंसिडर हो जाए। तो सेव तो किसी भी स्टेज पे जो है वो मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपने लिए ही हर एक में 100% ले लिया है, मैट्रिक में भी, इंटर में भी, एनटीएस भी 100% ले लिया है, फिर तो खैर ऑब्वियसली फिर तो बल्कि आपको हमें बगैर जो है वो मेरिट के ही एडमिशन ऑफर कर देना चाहिए। नहीं, मैं हमाद ये चीज मैं पहले ही बताई कि अगर तो आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम रिजल्ट वेटिंग है और आपका प्रीवियस इंटरमीडिएट डिक्लेयर्ड रिजल्ट एज पर क्राइटेरिया नहीं है, तो देन फिर आप अप्लाई नहीं करते। अगर करेंगे भी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैट्रिक की बेस पे सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो रिजल्ट वेटिंग है, जो ए लेवल रिजल्ट वेटिंग है, या जो इंटरमीडिएट बोर्ड के हैं लेकिन उन्होंने पिछले सेशन में एग्जाम दिया ही नहीं है और वो फ्रेश हैं, तो वो मैट्रिक की बेस पे उनका मेरिट कंस्टिट्यूट होगा। अदरवाइज जो है वो मेरिट जो है वो ऐसे इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स जो हैं जिनका इंटरमीडिएट डिक्लेयर हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते।
हाँ जी, उनका वही चीज हो चुकी हुई है। अच्छा ये, हाँ यूनुस पूछ रहे हैं कि अगर प्रीवियस रिजल्ट जो है वो हो और अनाउंसमेंट के बाद क्या होगा। हाँ जी, ये यूनुस मैं इसमें बता चुका हूँ कि आप चूंकि अप्लाई कर दोगे ना, हमारे पास 22 दिसंबर हमारी फॉर्म सबमिशन डेडलाइन है, ठीक है। 24 तारीख के बाद हम जो आपके ग्रेड्स होंगे, जितने भी क्रेडेंशियल होंगे आपके मैट्रिक इंटर वगैरह के, उनमें एडिटिंग क्लोज हो जाएगी, उनकी प्रोविजन खत्म हो जाएगी, हम भी नहीं कर सकते। तो आपका तो इंटरमीडिएट का या ए लेवल का जो भी रिजल्ट आएगा वो मिड जैन या एंड ऑफ जनवरी आएगा। तब तक तो हमारी लॉक होने के बाद मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले हो चुकी होगी। तो आपका जो भी मेरिट कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो ग्रेड पॉइंट बनेगा, वो आपके प्रीवियस डिक्लेयर्ड रिजल्ट जो आपने क्रेडेंशियल डाले हुए थे उन्हीं की बेस पे बनेगा, वो स्कोर अपडेट नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल जिशान, आपका जो जूलॉजी है बायो से रिलेटेड फील्ड होती है, हमारे जितने भी बायो साइंसेज में एमएस लेवल पे 6 प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं, आप उनके लिए सबके लिए एलिजिबल हो। हाँ जी रशीद, अब्दुल रशीद, उसमें आप ये कर सकते हो कि अगर आपने माइंड किया है कि मैं कॉमर्स के थ्रू 19 दिसंबर और 2 जनवरी दोनों टेस्ट में अपीयर होना है, उसमें रशीद फिर आप ये करो कि एक तो आप अपनी एडमिशन एप्लीकेशन 8 दिसंबर से पहले पहले सबमिट करो, और ताकि वो 8 दिसंबर या 9 दिसंबर की सुबह तक वेरीफाई हो, आपका 19 दिसंबर की टेस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाए। देन फिर आपने रशीद ये करना है कि आपने एडमिशन ऑफिस कांटेक्ट करना है, विजिट कर लो, विजिट कर सकते हो तो, नहीं तो फेसबुक पेज के थ्रू, नहीं तो ईमेल कर दो, नहीं तो मैसेज सेंटर पे ही आप डिमांड कर दो। उसमें फिर आपको ये करना होगा कि 10 दिसंबर टू 22 दिसंबर आपको एनटीएस चालान दोबारा पे करना होगा। फॉर्म आपका वही रहेगा, फॉर्म चार्जेस आपको दोबारा नहीं देने, लेकिन एनटीएस फी आपको दोबारा देनी होगी, और आपकी फिर 2 जनवरी के टेस्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अख्तर, उसमें एक्चुअली यहाँ पे एक चीज मैं, अब आप सारे सवाल कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ऑलरेडी हमने हायर मैनेजमेंट पे ये मामला पुट किया है, क्योंकि मेजोरिटी कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिनका रिजल्ट आया है बहुत अच्छा आया है, बोर्ड ने जिनको नंबर दिए हैं सब आपका काम समझ के दे दिए हैं, जिनको नहीं दिए हैं उनको बहुत कम दिए हैं। तो इस पे काफी कैंडिडेट्स, जो ब्राइट कैंडिडेट्स भी थे, जिनकी हिस्ट्री भी अच्छी है, जो अच्छा है, पता लग रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बेचारों के साथ ज्यादती हो गई है, और इसलिए हमने मामला अपने हायर अप्स के साथ पुट किया हुआ है कि काइंडली इस सेशन के लिए, चूंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस रहे हैं, तो अलाउ करें ऐसे कैंडिडेट्स को जो इंप्रूवमेंट वाले हैं। लेकिन वही बात है कि अभी जब तक उसका अप्रूवल आ नहीं जाता तो ना ही समझें। और दूसरी चीज ये है कि एज पर पॉलिसी इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब जो कैंसिल की बात आ गई, कैंसिल में भी ये होता है कि आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया था ना, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, क्योंकि कैंसिल के सिनेरियो में तो हमने ये भी देखा है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी 900 950 नंबर लिए थे वो भी अपना एग्जाम कैंसिल करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, वो कहते हैं नहीं अगर मेरे 900 आए हैं तो 950 होने चाहिए थे, या 950 आए हैं तो 1000 होने चाहिए। तो इसमें ये नहीं कि अगर किसी के नंबर कम थे वही कैंसिल कराता है, हायर नंबर वाले भी कैंसिल करवाते हैं। और कैंसिल भी जो एग्जाम करते थे हम उनको भी जो है वो डिस्करेज करते हैं। अगर कैंसिल करवा भी दिए हैं आपने, दंड दे रहे हैं, आप उसकी बेस पे भी अप्लाई नहीं कर सकते हो एज पर पॉलिसी। उसमें यही है कि अगर आपका प्रीवियस डिक्लेयर रिजल्ट आपके पास पड़ा है, वो क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो उसकी बेस पे आप हमारे पास अप्लाई करो। हाँ जी अब्दुलरहमान, मैं बता चुका हूं कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर साइंसेज के जो 5 प्रोग्राम है, प्री जो है कंप्यूटर साइंसेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, इन सारे के लिए प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। नहीं मोहम्मद अफजल, हमारी जो काउंसलर्स की पॉलिसी है ग्रेजुएट के लिए, एमएस और पीएचडी के लिए रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स हैं, डिग्री इन प्रोग्रेस, किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। थोड़ी सी उसकी जो है वो इशू ये है कि हर यूनिवर्सिटी का सारी बात अपना एक निजाम होता है, उनके रिजल्ट में देर सवेर होती है, कुछ का तो प्रोसेस इतना हो जाता है कि हमारा एक सेमेस्टर का लैप्स आ जाता है। तो इसलिए हम सिर्फ जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास एनरोल हैं, किसी भी कैंपस पे एनरोल हैं, बीएस में एमएस में, हम उनको रिस्पेक्टिव फर्दर प्रोग्राम जैसे बीएस के बच्चे को एमएस या एमएस के बच्चे को पीएचडी में, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको अलाउ करते हैं सिर्फ इस रीजन की वजह से कि उनका रिजल्ट कॉमर्स ने ही डिक्लेयर करना है, उसके ऊपर ऐसा कोई लंबी चौड़ी इंप्लीकेशन नहीं होगी। तो लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली फिर वक्त हम उनको इसलिए नहीं एंटरटेन करते रिजल्ट वेटिंग या डिग्री इन प्रोग्रेस को, कि उनका रिजल्ट का कोई पता नहीं होता कि उनकी यूनिवर्सिटी कब प्रोसेस करे। यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं इशू हुई,
रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, फाइनल रिजल्ट आ गया है, या आपके केस में जिस तरह आप पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हो, एमएस आपने कर रहे हो, एमएस या एमफिल, तो उसमें यह है कि आपका कोर्स वर्क तो ऑब्वियसली खत्म हो गया, सीजीपीए तो आपका बन गया। थीसिस का अगर आपका डिफेंस होके नोटिफाई हो गया हुआ है थीसिस, आपकी भी ट्रांसक्रिप्ट अगर इन प्रोग्रेस है पीएचडी के एप्लीकेंट के लिए, उसमें है कि अगर तो ट्रांसक्रिप्ट इन प्रोग्रेस है, रिजल्ट नोटिफाई हो गया, डिफेंस नोटिफाई हो गया, सब कुछ है, तो आप देन फिर अपने लेटरेसी बेस पे अप्लाई कर सकते हो। और जो बीएस के बच्चे, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज के बीएस के बच्चे हमारे पास एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका यह है कि अगर उनकी ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं हुई हुई लेकिन उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो वो अपने गजट रिजल्ट या फिर अपने एग्जामिनेशन से डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके उसकी बेस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। हसन, ये अगेन जो है प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल होता है, लेकिन इसमें कोशिश करो कि चूंकि मैट्रिक में जो आपका स्कोर आना था आ गया, इंटरमीडिएट में जो स्कोर आना था आ गया, मैट्रिक की 10% वेटेज है, इंटरमीडिएट की 40% है, रह गया एनटीएस ऑब्टेन 50% उसकी वेटेज है, तो कोशिश करो एनटीएस में आप जितने मैक्सिमम ले सको, कोशिश करो 80 का बेंचमार्क तो आप रखो। क्यों? क्योंकि 80 लोगे तो वो 40 कंसिडर होंगे, ठीक है। हाई लोग, जारी बात है, जितने आप लोगे हाफ काउंट होने तो 80 लोगे 40 कंसिडर होंगे, तो उसमें यह है कि आप एनटीएस पे फोकस करो ताकि आपकी वेटेज अच्छी बन सके। तो एनटीएस पे भी कोई मिनिमम मैक्सिमम तो होता नहीं है, इवन आप अगर एनटीएस में 10 नंबर भी ले लेते हो ना अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, नेट लेवल पे, तो फेल नहीं होते। आप अगर नेट लेवल पे बीएस के लिए अप्लाई करते हो, 10 नंबर भी ले लेते हो, तो हमने उसका हाफ काउंट करना है, 5 काउंट करके आपका मेरिट बना देना है। तो लेकिन यह कि आप जब एनटीएस एग्जाम दे रहे हो तो उस पर अपना एफर्ट दो, टाइम दो, प्रॉपर मेहनत करो, ताकि एनटीएस आप मैक्सिमम ऑब्टेन करो, ताकि जब हम उसको 50% उसका कंसिडर करें तो वो कंपेटेबल हो। अगेन ठीक है, मेंशन नहीं करते, प्रिडिक्ट मैंने बताया कि ठीक है, हैंडसम है, अच्छा एग्रीगेट बन रहा है, ये बहुत ही ब्राइट कैंड बन रहा है, अगर हम प्रीवियस रूटीन को देखें तो अच्छा एग्रीगेट है, लेकिन हाँ या ना पक्की वाली तो ये मैं अभी कर नहीं सकता। ये वो कहते हैं ना कि मैं बड़ों से पूछ के बताऊंगा, तो मैं भी फिर यही करूंगा कि ये हाँ ना बड़ों से पूछ के होगी। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, अब्दुर्रहमान, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स में फिलहाल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप चल रही है ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो एज सच कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। एक हमारे पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्कॉलरशिप होती है अंडर ग्रेजुएट के लिए, वो ये होती है कि अगर आप मेरिट पे टॉप करो, यानी कि आपने सपोज एक प्रोग्राम का, हमने कंप्यूटर साइंसेस का मेरिट बनाया, तो उसके मेरिट पे जो बच्चा टॉप करता है तो उसको हम स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, मेरिट स्कॉलरशिप वो कहलाती है। उस मेरिट स्कॉलरशिप का क्या नाम्स होती हैं कि आपको ट्यूशन फीस वेवियर मिलता है, फर्स्ट टाइम आपने को 31,500 समथिंग जमा कराना होता है, सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड वही आपके को 9,000 9,500 आपके चार्जेस होते हैं, और आपको 2.5 आउट ऑफ 4 सीजीपीए मेंटेन रखना है ईच सेशन में, और फर्दर भी उसकी कुछ नाम्स होती हैं। ड्यूरिंग सेमेस्टर भी ऐसा चाहिए है कि होता है कि जी कुछ जो स्कॉलरशिप होती हैं ड्यूरिंग सेमेस्टर अगर आप टॉप करो तो वो हमारे यहाँ ये है कि मेरिट रिवार्ड होता है। अगर आप एक सेशन में पढ़ रहे हो, आप उसमें टॉप करते हो, क्लास में आते हो, टॉप करते हो, तो उसमें मेरिट रिवार्ड होता है, वो 25,000 मैक्सिमम अमाउंट होता है, लेकिन स्कॉलरशिप ऐसा उसमें नहीं होती है। ये जरूर है कि ड्यूरिंग सेमेस्टर न्यूमेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं। यहाँ पे मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि हमारी अपनी इंटरनल स्कॉलरशिप नहीं है, क्योंकि बीइंग सेमी गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडी हमारी इंटरनल स्कॉलरशिप नहीं है, हम एक्सटर्नल स्कॉलरशिप पे बेस करते हैं। जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं हमारे पास आती हैं, अराउंड 17 स्कॉलरशिप हमारी ऑफर होती हैं टाइम टू टाइम, लेकिन ड्यूरिंग सेमेस्टर आफ्टर एनरोलमेंट होती हैं। वो फिर यही है कि आप जब एनरोल हो जाते हो तो आपका एक स्टूडेंट पोर्टल बनता है, जब भी कोई स्कॉलरशिप अनाउंस होती है आपके स्टूडेंट पोर्टल पे भी पोस्ट हो जाती है, आप सोशल मीडिया पे भी हम उसको जो है फ्लोट करवा देते हैं, आपके डिपार्टमेंट में भी नोटिस बोर्ड वगैरह पे आ जाती है। नहीं तो आप जो हमारा स्टूडेंट अफेयर्स हॉल में फाइनेंशियल एड ऑफिस है, वहां से भी आप आके जो है वो मालूमात ले सकते हो, और हर स्कॉलरशिप की अपनी नाम्स, अपना क्राइटेरिया होता है, आप उसको देखते हुए अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो आप अप्लाई करो, देन फिर आपकी बेस करता है, डिपेंड करता है आपके उसके जो है क्रेडेंशियल्स पे। नहीं यूनस, इशू नहीं बनता होता। देखो इस चीज को ध्यान में रखो, अभी तो खैर कोविड का इशू है, नहीं तो पहले क्या होता था, हमारे पास बच्चे अप्लाई करते थे, पहले भी रिजल्ट वेटिंग जो आते थे उसमें क्या होता था, पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई करते थे, पार्ट 1 का तो स्कोर होता था, बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर होता था तो
अब हमने फिर ये नहीं देखना होता था कि जी अच्छा बच्चा अगर सीएस में आ गया है तो अब उसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी जनाब अली 1000 नंबर हो या 900 नंबर हो, नहीं। आप अगर मेरिट आपका बन गया, मेरिट आपको एडमिशन ऑफर हुआ, आपने उसकी कंप्लायंस की, आपने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया, आप एनरोल हो गए हो, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हमने उन स्टूडेंट्स की ये देखनी होती थी कि उनका उस प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया है वो मीट करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप इंप्रूवमेंट के सिनेरियो में अगर आपने अभी प्रीवियस रिजल्ट की बेस पे अप्लाई कर दिया है, अब आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दिया है, तो अगर प्रीवियस रिजल्ट पे आपका मेरिट बन गया है ना, एनरोलमेंट होगी आपकी, देन फिर सिंपल ये होगा कि अगर तो आप इंप्रूव कर जाते हो तो आपने जब उसका ऑफिशियल रिजल्ट इंटीमेशन मिलती है तो आपने एकेडमिक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा देनी है। और अगर इंप्रूव नहीं करते तो फिर तो आपका प्रीवियस रिजल्ट ही चलेगा जो कि ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है वो अटैच हुआ होगा। ये जवाब क्या पूछ रहे हैं? नहीं जवाब, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी बड़ी वर्किंग की है, बड़ी डेलिब्रेशंस के बाद जो है फार्मूले जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। आप अपनी जगह ठीक है, अपना आपको देख रहे हो, लेकिन हमने फिर सिर्फ आपको नहीं, हमने तो जितने बच्चे हैं सारे अपने हैं, ठीक है, हमने सबको देखना है। बोर्ड्स की बात आ जाती है, एरियाज की बात आ जाती है, रीजन की बात आ जाती है, तो सारों को, और फिर उसके बाद एजुकेशन सिस्टम की बात आ जाती है, सिंपल बोर्ड सिस्टम है, कैम्ब्रिज सिस्टम है, एडेक्सेल है, उन सारों को मद्देनजर रखते हुए जो है हमने फार्मूले कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमने फार्मूला कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है। हाँ जी, मेहदी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। उसमें थोड़ी सी ट्रिकी होता है काम, वो ये होता है कि आप चूंकि एक कैंपस पे अप्लाई कर चुके हो तो आप जब दोबारा साइन अप करते हो तो 99% कैंडिडेट क्या करते हैं कि वही ईमेल जो प्रीवियस कैंपस पे उन्होंने यूज किया होता है उसी की बेस पे अप्लाई करने लग जाते हैं। यहाँ इस पे एरर आ जाता है। आप सिंपल, आपने जो करना है वो ये काम करना है, सिंपल सी ट्रिक है कि जब आपने एक कैंपस के लिए अप्लाई कर लिया, उसमें तो आप पहले एक चीज को भी ज़हन में रखो कि अगर आपने एनटीएस भी यूनिवर्सिटी के थ्रू देना तो पहले आप उस कैंपस में अप्लाई करो जो आपके नियरेस्ट है, ताकि आपका टेस्ट नियरेस्ट जगह पे ही हो। ठीक है, आप उनकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो, वहां से रोल नंबर स्लिप इशू हो जाती है। देन फिर आप दूसरे कैंपस के लिए अप्लाई करो। उसमें आपने एक तो साइन अप टाइम, ईमेल एड्रेस जो है वो आपने चेंज करना है, कोई और ईमेल यूज करना है। ठीक है, हमने ईमेल क्यों कंपल्शन हमने लगाई है, बेसिकली ना हमने नाम को यूनिक आईडी बनाया डाटा में, ना हमने सीएनआईसी को बनाया, ना हमने सेलफोन को, किसी चीज को हमने यूनिक आईडी नहीं बनाया, हमने सिर्फ ईमेल को बनाया है ताकि हमारे बच्चे दूसरे कैंपस में भी अप्लाई कर सकें। सिंपल आपने ये करना है कि आपने जब अप्लाई कर रहे होना है तो आप पहले तो वही जो सेंटर आपके नजदीक है पहले आप वहां अप्लाई करो ताकि टेस्ट रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, रोल नंबर स्लिप इशू हो। देन फिर आप दूसरे कैंपस के लिए अप्लाई करो। ईमेल एक तो आपने साइन अप के दौरान कोई दूसरा इस्तेमाल करना है, और टेस्ट के ऊपर फिर यही है कि टेस्ट तो आप क्योंकि ऑलरेडी अपने उस कैंपस से रजिस्टर कर चुके होंगे। यहाँ पे यही बच्चे गलती कर जाते हैं कि दोनों कैंपसेस में आप टेस्ट के लिए रजिस्टर हो जाते हो जो कि सेम डे पे हो रहा होता है, तो वो भी एक अलग से जो है परेशानी का बायस बन जाता है कैंडिडेट्स के लिए। तो जहां आपने ईमेल जो चेंज करना है तो सेकेंडली आपने फिर ये करना है कि आपने टेस्ट की भी चूंकि कोशिश यही करनी है कि जो कैंपस नियर है पहले आप वहां का फॉर्म फिल करके रोल नंबर स्लिप इशू कराओ। देन फिर जब दूसरे कैंपस का अप्लाई करो तो ईमेल चेंज करके साइन अप करो, फॉर्म फिल करो। एनटीएस डिटेल सेक्शन पे जब आप आओ तो वहां पे एनटीएस ऑलरेडी रजिस्टर के थर्ड ऑप्शन होती है, वहां पे आप उस कैंपस का डाल दो जहां से आपने टेस्ट रजिस्टर करवा लिया हुआ, उस कैंपस का नेम लिख दो और रोल नंबर पे उस कैंपस की तरफ से जो रोल नंबर स्लिप इशू रोल नंबर लिख दो। उसमें ये होगा कि आपको दूसरे कैंपस से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वही आपका टेस्ट चल जाएगा, उसका रिजल्ट वहां से ले लिया जाएगा और ये आसानी हो जाएगी। तो पीछे बच्चे क्वेश्चन पूछते कि एमफिल के रिजल्ट व्हाट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर पीएचडी और नॉट। हाँ जी, वो ये अफसल का था, वो उनको ऑलरेडी जो हमने जो अप्लाई किया वो यही किया कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तो एमएस के लिए अप्लाई करना है और दूसरी यूनिवर्सिटी रिजल्ट वेटिंग है तो उसमें यह है कि अगर तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हुआ है, ट्रांसक्रिप्ट पेंडिंग है, तो वो डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई करें। और अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, एमएस उनका किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से है, तो वो फिर ये कर सकते हैं कि अगर उनका डिफेंस हो चुका हुआ है, डिफेंस नोटिफाई हो गया हुआ है, तो वो लेटर लेके कि जिसमें लिखा हो कि ऑल द डिग्री रिक्वायरमेंट हैज बीन कंप्लीटेड एंड हिज हर ट्रांसक्रिप्ट इज इन प्रोसेस व्हिच विल बी इशूड इन ड्यू टाइम, तो इस तरह की लेटर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफेंस ही नहीं हुआ, डिफेंस ही जो है वो दिसंबर में या जनवरी में होना है, फिर सारी बातें डिफेंस के बाद कुछ जो है वो एनसीस भी लगती हैं, मेजर माइनर, और फिर रेक्टिफाई होते टाइम लग जाता है, तो इस वजह से ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो चाहे बीएस के हैं चाहे एमएस के हैं, लेकिन कॉमसेट्स के किसी भी कैंपस से एनरोल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।
सर ये पूछ रहे हैं कि दोनों टेस्ट देने हैं। हसन, ये फेसबुक पे जो इस्लामाबाद कैंपस का पेज है वहां भी जितनी क्यूरीज हैं इस टाइम, जहां तक मेरे नॉलेज में कोई अनअटेंडेड तो है नहीं है। ठीक है, बाकी कमेंट्स में अगर पूछा हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। फर्दर मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूं कि आपने ना, अगर कोई कैंडिडेट हमारे दोनों टेस्ट 19 दिसंबर का और 2 जनवरी का टेस्ट दोनों टेस्ट देना चाहता है तो उसमें सिंपल ये चीज आपने ध्यान रखना है कि आपने फॉर्म अपना 8 दिसंबर तक सबमिट कर देना है ताकि वो 8 या 9 कोई वेरीफाई हो जाए। उसमें आपने कोशिश करनी है कोई नाम ली ना हो, कोई प्रॉपर आप फॉर्म फिल करो ताकि साथ ही 1 गो में वेरीफाई हो, आपकी 19 दिसंबर की टेस्ट रजिस्ट्रेशन हो। देन फिर आपने ये करना है कि 10 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के इन बिटवीन आपने यूनिवर्सिटी राब्ता करना है और एनटीएस का चालान आपने दोबारा पे करना होगा आपको, ताकि आपकी फिर 2 जनवरी की रजिस्ट्रेशन हो सके। इस तरह आपके दोनों टेस्ट काउंट हो जाएंगे, दोनों में से फिर बेस्ट स्कोर कंसिडर हो जाएगा। नहीं नहीं, सारा जो है हमारी प्रोग्राम की सीट्स किसी भी की भी कम नहीं होती। ठीक है, कुछ प्रोग्राम है जो हमारे स्प्रिंग में ऑफर नहीं होते, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फाइन आर्ट्स। बाकी जो प्रोग्राम है वो रूटीन में ऑफर होते हैं और सीट्स उनकी वही रहती हैं। सिर्फ 3 प्रोग्राम थे, आर्टिफिशियल, साइबर और डाटा, जिनका मैंने पहले बता चुका हूं एनसीएसी की एप्लीकेशन की वजह से उनकी सीट्स पहले कम थी, अब 50 होंगी। बाकी तो जितने प्रोग्राम है उनकी नॉर्मल सीट, जैसे साइकोलॉजी की हमारी 50 सीट्स रही हैं लास्ट सेशन में, टू सेशन में, इस सेशन में भी 50 होंगी। बीबीए की हमारी 150 सीट्स रही हैं, इस सेशन में भी 150 ही होंगे इंशाल्लाह, तो इनका सीट्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ जी, ये अरसलान, जो आर्किटेक्चर के एडमिशन होते हैं ना वो हमारे फॉल सेशन में होते हैं। फॉल की जो हमारी प्रोसेसिंग यूजुअली स्टार्ट होती है वो बाय एंड ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून अनाउंस हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। देन फिर आप अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। और इन आर्किटेक्चर का होता भी है कि इंटरमीडिएट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एनटीएस उस पर इतना बेस नहीं करता क्योंकि आर्किटेक्चर, डिजाइन और फाइन आर्ट्स का मेरिट कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला डिफरेंट होता है और उसमें एकेडमिया और एनटीएस की ओवरऑल वेटेज 30% होती है, 70% वेटेज ड्राइंग टेस्ट वगैरह की होती है। जिशान, ये जो है ना, ये जो फैक्ट्री वर्कर बेसिकली जो स्कॉलरशिप होती है ये वो WWB होती है, लेबर कोटा होता है, वर्कर वेलफेयर फंड का ये कोटा होता है। इसका मैं बताया मैंने पहले भी कि अब जो है वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने प्रोसेस चेंज कर दिया है। अब ये है कि अगर आप एडमिशन आप अप्लाई करते हो, आपको एडमिशन ऑफर होता है तो फी आपको फुल पे करनी होगी। देन फिर आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड राब्ता करोगे, उन्हें बताओगे कि जी हमने फलां यूनिवर्सिटी के फलां कैंपस में एडमिशन ले लिया है, ये हमारी सारी प्रोसेसिंग है। और देन फिर आप उनसे रीइंबर्स करवाओगे पैसे, आप उनसे कॉमसेट्स में जमा करवाने के बाद आप उनसे जो है पैसे वहां से वो रीइंबर्स करवाओगे। हाँ जी नदीम, ये चीज आपको एक ना कंफर्म मैं क्लियर कर दूं कि अभी ये जो मेरिट्स वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं ये इस्लामाबाद कैंपस से रिलेटेड कर रहे हैं। इस्लामाबाद कैंपस जो है उसका मेरिट थोड़ा टफ होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेशन भी एडमिनिस्टर हो रहा है आज का इस्लामाबाद कैंपस से ही हो रहा है, फर्स्ट सेशन है ये। बाकी कैंपसेस भी टाइम टू टाइम अपने अपने सेशन कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज जो भी फर्स्ट सेशन ये इस्लामाबाद कैंपस का रहा है। और जो मेरिट इंफॉर्मेशन वगैरह आपको मैंने दी है वो इस्लामाबाद कैंपस की दी है। बाकी अगर आपने किसी दूसरे कैंपस के मेरिट वगैरह चेक करने हैं कि उनके प्रीवियस क्लोजिंग क्या थे, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि उनके रेलिवेंट जो फेसबुक पेजेस बने हुए हैं या आप उनसे राब्ता कर लो, ठीक है, नहीं तो आप उनसे ईमेल या टेलीफोन कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको क्लोजिंग मेरिट्स वगैरह बताए हैं सारे ये इस्लामाबाद कैंपस के हैं। अच्छा जी, अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं? हाँ जी अब्दुल रहमान, अगर आपने ऑलरेडी कोई एनटीएस स्कोर दिया हुआ है जो कि वैलिड है, आप उस स्कोर से सेटिस्फाई हो, आपकी रेलिवेंट कैटेगरी क्या है उसकी वो भी आप जब कॉमसेट्स में एप्लीकेशन फिल कर रहे हो एनटीएस डिटेल में आप वो भी डाल दो, एनटीएस वाया कॉमसेट्स भी कर दो। एक टेस्ट आपने ऑलरेडी डाला होगा, एक टेस्ट हमारे थ्रू होगा, उसमें यही है कि दोनों में से बेस्ट कंसिडर हो जाएगा। अच्छा, वैलिड के बारे में आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि व्हाट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी ये है कि हमारी फॉर्म सबमिशन डेडलाइन 22 दिसंबर है, तो आपका जो टेस्ट है ना वो अगर 23 दिसंबर को भी एक्सपायर हो रहा है ठीक है चलेगा, लेकिन अगर वो 21 दिसंबर को या 22 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है तो वो काम नहीं करेगा। और एक्सपायरी क्या होती है, जो नेट लेवल का टेस्ट होता है, एनटीएस नेट होता है, उसकी 1 ईयर की वैलिडिटी होती है और गैट जनरल और सब्जेक्ट्स इनकी 2 साल की वैलिडिटी होती है।
अब्दुल बासित, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन देखो, एहसास स्कॉलरशिप जो है ना, वो काउंसलर्स ने ऑफर नहीं करनी है, वो ऑफर करनी है एचईसी ने। और आपका सवाल बिल्कुल जायज है। क्यों? क्योंकि लास्ट सेशन में स्प्रिंग में उन्होंने एहसास स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की। उससे पिछले साल भी अगर हम सन 2020 की बात करें तो उन्होंने स्प्रिंग में फॉल जो है एहसास स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की थी, लेकिन फॉल 2020 में उन्होंने जब स्कॉलरशिप ऑफर की तो उन्होंने स्प्रिंग के कैंडिडेट्स को इनवाइट किया कि जी जो स्प्रिंग 2020 के कैंडिडेट्स हैं वो भी स्कॉलरशिप के लिए आ सकते हैं। इस साल अनफॉर्चुनेटली प्रोसेस उन्होंने अपना कोई चेंज किया, या एप्लीकेंट का इशू हुआ या फंडिंग का इशू हुआ। बहरहाल इस साल उन्होंने ये इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीकेशन लगाई कि जो है सिर्फ फॉल के कैंडिडेट्स हैं वो आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर वो क्या पॉलिसी करते हैं, क्या स्प्रिंग में अब अनाउंस अलग से करते हैं, नहीं करते हैं, या फॉल में अगर वो अनाउंस करते हैं तो स्प्रिंग के कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं, ये इस बारे में आपको बेहतर जो है ना उन स्कॉलरशिप्स के फोकल पर्सन जो कि एचईसी की तरफ से हैं वो ही आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। हाँ मंसूर, उसमें देखो इंटर कैंपस माइग्रेशन तो एक रूटीन की चीज है। आप कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। उसमें ये होता है कि अगर सपोज आपने अप्लाई किया इस्लामाबाद कैंपस में, ठीक है, देन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सेमेस्टर ही नेक्स्ट किसी कैंपस की मेरिट लिस्ट लग गई जहां आपने अप्लाई किया हुआ था, आप वहां मूव करना चाहते हो तो सिंपल जो है वो आपकी वही एडमिशन वहां पे मूव हो जाएगा, फी वगैरह आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें फिर ये चीज होती है, या अगर आफ्टर एनरोलमेंट में ये चीज हो जाती है कि अगर आप एनरोल हो गए, सेमेस्टर शुरू हो गया है, देन फिर आफ्टर टर्मिनल एग्जाम, कंप्लीशन ऑफ द सेमेस्टर, टर्मिनल एग्जाम जो है वो आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो। उसकी शर्त जो होती है वो यही, जैसे मेरिट मेन चीज होती है, आप चाहे शुरू में जाओ चाहे बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेमेस्टर जाओ, उसमें चीज यही होती है कि एक तो आप सेम प्रोग्राम पे ट्रांसफर लोगे, सेम प्रोग्राम पे जाओगे। दूसरी चीज ये होती है कि आपका मेरिट, आपका ग्रेड पॉइंट क्या था और उस प्रोग्राम का जिस कैंपस पे जा रहे हो क्लोजिंग मेरिट क्या था, क्वालिफाई कर रहे हो तो माइग्रेट होता है, ठीक है। ये मेन चीज होती है, मेरिट मीट करना मस्ट होता है। अच्छा जी, कैंपस से इस्लामाबाद, देखिए यासिर, बिल्कुल आप माइग्रेट कर सकते हैं एबटाबाद से इस्लामाबाद। उसमें वही चीज आ गई कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फॉल 21 के स्टूडेंट्स हैं आप, ठीक है, तो आपने आफ्टर टर्मिनल एग्जाम अपने रिस्पेक्टिव जो आपका एकेडमिक डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट फेयर डिपार्टमेंट है, वहां पे आपने राब्ता करना है, आपने माइग्रेशन केस इनिशिएट करना है। उसमें कंडीशंस क्या होंगी, वो यही होंगी कि आप जब अप्लाई करोगे माइग्रेशन के लिए, आपका ग्रेड पॉइंट देखा जाएगा और इस्लामाबाद कैंपस पे आप जिस प्रोग्राम पे आ रहे हो उसका क्लोजिंग देखा जाएगा फॉल 21 का ही, ठीक है। ये चीज भी ज़हन में रखें जब भी आप अप्लाई करते हैं, तो चूंकि आप जिस सेशन के होते हैं तो हमेशा उसी सेशन का ही जो है क्लोजिंग मेरिट देखा जाता है जब आप फॉल 21 की, चूंकि वो आपका जब अप्लाई करोगे होगा तो आपका सेकंड सेमेस्टर माइग्रेशन में, लेकिन ये है कि आपका जब इधर माइग्रेशन केस में देखेंगे कि आपका ग्रेड पॉइंट क्या था और आपके सेशन में जिस प्रोग्राम में आप आ रहे हो हमारे उस प्रोग्राम का क्लोजिंग मेरिट क्या था। अगर क्वालिफाई कर रहा हो तो माइग्रेशन केस एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज वो डिक्लाइन हो जाता है। हाँ जी जवाब, गैप ईयर के लिए कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं है। ग्रेजुएट पे तो पहले भी गैप ईयर के कुछ नहीं डिडक्शन होता था, अंडर ग्रेजुएट पे हमारी पॉलिसी थी, लेकिन ये जो स्प्रिंग 2021 से हमने गैप ईयर की डिडक्शन खत्म कर दी हुई है सर। अच्छा, और एहसास स्कॉलरशिप, हाँ जी वही चीज है, एहसास स्कॉलरशिप के बारे में तो एग्जैक्ट आपको एचईसी ही बता सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 100 सीट्स होती हैं हर सेशन में। सपोर्टेड सीट्स ऐसा नहीं होती हैं, कोई कोटा नहीं होता, कोई जो है वो सेल्फ फाइनेंस नहीं होती, क्योंकि हमारा ओपन मेरिट का निजाम है, तो ऐसी कोई सीट्स हमारे पास नहीं होती। अच्छा जी, वकास, बीच में एक क्वेश्चन आया था, लास्ट डेट टू अप्लाई, एक बार आप रिपीट कर हाँ जी, हमारा जो हमारी एडमिशन शेड्यूल है वो हमारी अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 22 दिसंबर है। इस्लामाबाद कैंपस की फॉर्म सबमिशन डेडलाइन 22 दिसंबर है, और ये अप्लाई करने से मुराद ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की कंप्लीट जो है फॉर्मेलिटीज करो, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करो,
देन फिर आपके चालान वालान है, अगर आपने टेस्ट भी देना है तो फिर 2 चालान होंगे, अदरवाइज फॉर्म प्रोसेसिंग का चालान होगा, वो आप प्रिंट करके नियरेस्ट बैंक में, रेलेवेंट बैंक में पे करके ऑनलाइन अपलोड करके सबमिट एप्लीकेशन पे आपने लाजमी क्लिक करना है। कुछ हमारे बच्चे होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, वो थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक ये कर जाते हैं कि उनके ज़हन में होता है जी अच्छा हमने चालान प्रिंट कर लिया, पे कर लिया और ऑनलाइन अपलोड कर दिया, सेव कर दिया, हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी। नहीं, सेकंड लास्ट स्टेप होता है कंफर्म फी का, जहां से आपको चालान मिलते भी हैं, वही चालान आप प्रिंट करते हो, बैंक में पे करके ऑनलाइन जब अपलोड करते हो, सेव करते हो ना, तो उसके बाद एक लास्ट स्टेप होता है जिसमें आपने कुछ नहीं करना होता, आपने सिंपल सबमिट एप्लीकेशन को क्लिक करना होता है। तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने से ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। और 22 दिसंबर जो है हमारी अप्लाई करने की डेडलाइन है, और डेडलाइन से मुराद ये अप्लाई करने की कि 22 दिसंबर तक बिजनेस आवर्स तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट हुई हो। हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैंने पहले भी इस पे मैं बता चुका हूँ कि पीसन जो ऑफर कर रहे हैं, पीसी से कोई ताल्लुक नहीं, एनसीएसी से एक्रेडिटेड है। फर्दर मेरिट जो है प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, होगा नहीं होगा आपका, ये एक ऐसी चीज है जो हम नहीं कह सकते क्योंकि मेरिट प्री डिफाइन नहीं होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट उनके क्रेडेंशियल पे बेस करते हैं। अच्छा अख्तर, माइग्रेशन पॉलिसी नहीं, अख्तर जीपीए नहीं कंसिडर होगा। माइग्रेशन अगर आप सपोज आप इस्लामाबाद से एबटाबाद या लाहौर एबटाबाद से साहिवाल बिहाड़ी इस्लामाबाद आते हो, जीपीए आपका कंसिडर नहीं होगा। आपकी एकेडमिया जो आपकी परफॉर्मेंस रही है सेमेस्टर की वो कंसिडर नहीं होगी। उसमें ये है कि अगर आप सपोज फॉल 21 के स्टूडेंट हो, फॉल 21 में आप एबटाबाद में ही एनरोल हुए हो, ठीक है, जब आप इस्लामाबाद या किसी दूसरे कैंपस के लिए मूव करते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेमेस्टर टर्मिनल एग्जाम, तो आपका जीपीए नहीं देखा जाएगा। जो चीज देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि फॉल 21 में जब आपका एडमिशन हुआ आपका ग्रेड पॉइंट क्या था, आप जिस कैंपस में जा रहे हो, जिस प्रोग्राम पे जा रहे हो, फॉल 21 में उसका क्लोजिंग मेरिट क्या था। अगर तो वो क्वालिफाई कर रहा हो तो फिर आपका माइग्रेशन केस एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे मैं चीज क्लियर कर दूं, कुछ कैंडिडेट इस्लामाबाद कैंपस का मेरिट क्योंकि हमेशा हाई होता है क्योंकि मेजोरिटी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहीं पे अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें यह है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि वाह या दूसरे कैंपस पे सीएस या एससी में आ जाते हैं कि मेरिट कम होता है, उनका वहां क्वालिफाई कर रहा होता है, देन फिर वो कहते हैं कि अब हम इस्लामाबाद मूव कर लें। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि उनका ट्रांसफर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ठीक है उस कैंपस में उनके उस कैंपस के मेरिट के हिसाब से उनका एडमिशन हो गया, वो एनरोल हो गए, लेकिन जिस कैंपस पे वो जाना चाह रहे हैं उसका तो मेरिट वो क्वालिफाई उन्होंने नहीं किया, तो इस वजह से उनके जो माइग्रेशन केस वो रिजेक्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं होते हैं। अफनान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंशाल्लाह इस सेशन में जो टोटल सीट्स होंगी वो 50 सीट्स होंगी। इसकी 45% जो है ना बिलो हमारे पास कोई अप्लाई नहीं कर सकता, इवन 50% बिलो नहीं कोई हमारे पास अप्लाई कर सकता है। इस सेशन में हमारे जितने भी प्रोग्राम ऑफर हैं वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन उनका जो क्राइटेरिया है, ठीक है, सब्जेक्ट्स की हर एक की अलग अलग कंपल्शन है, लेकिन मेन जो चीज है वो ये है कि इंटरमीडिएट मिनिमम आपका 50% स्कोर, यानी कि 1100 में से आपके 550 नंबर होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन फिर मेरिट वो एक अलग कहानी बन जाती है। सर एक कॉमन क्वेश्चन काफ़ी रिसीव हुआ है कि किसी और यूनिवर्सिटी से आईएसटी बहरिया किरा से कोई कॉन्फ्रेंस में माइग्रेट करना चाहता है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं? हम किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन केस एक्सेप्ट नहीं करते। रीजन उसकी मैं बताता चलूं, रीजन उसकी ये थी कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम बाकी सब यूनिवर्सिटीज की निस्बत डिफरेंट था, ठीक है, हाई था, तो इस वजह से एक तो हम नहीं कैटर कर पाते थे। अब इस पे वर्किंग हो रही है, ग्रेडिंग सिस्टम तो हमने बाकी यूनिवर्सिटीज के मुताबिक हमने उसको किया है, लेकिन अभी माइग्रेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि हमने उनको अगर माइग्रेशन पे लेना है कैसे लेना है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने अपनी थोड़ी सी एक बनाई होती है, कोर्स आउटलाइन होता है उनका, अपना एक निज़ाम होता है, तो इसलिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे को अगर हम लेते हैं तो उस बच्चे के लिए भी शुरू में मुश्किल आती हैं और देन फिर एंड में जाहिर बात है यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो ये है कि अभी फिल वक्त हम माइग्रेशन ऑफर नहीं करें, जीपीएस सिस्टम को हमने बाकी यूनिवर्सिटीज के हिसाब से रेगुलेट कर दिया हुआ है और इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली आफ्टर अ सेशन और 2 इंशाल्लाह होपफुली हम जो है दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी इंड्यूस करेंगे। नदीम का 1 मिनट दिखाइएगा, एनटीएस नेट की इंफॉर्मेशन किस तरह फिल करनी है। नदीम, अगर तो आपने एनटीएस ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, एनटीएस आपका दिया हुआ है, आपका वो स्कोर से सेटिस्फाई हो और वो स्कोर जो है आपने
वैलिड स्कोर है। तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो एनटीएस डिटेल सेक्शन में आप उसकी कंप्लीट डिटेल एंटर करो सेकंड ऑप्शन में, और डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर तो एनटीएस ने आपको रिजल्ट भेजा हुआ है, ठीक है, तो आप उसका इमेज अपलोड कर दो। नहीं तो एनटीएस के लिए, एनटीएस रिजल्ट के लिए हमने ये चीज की हुई है कि हम स्क्रीनशॉट अलाउ करते हैं। अगर एनटीएस का रिजल्ट आपको फिजिकल कार्ड नहीं मिला या मिला था कहीं मिसप्लेस हो गया है, तो आप एनटीएस की वेबसाइट पे जाओ, अपनी रेलिवेंट जो थी टेस्ट डेट थी उसमें जाके अपना रिजल्ट जो है वो अपडेट करो, फाइंड करो, और उसका स्क्रीनशॉट जो है इमेज जो है वो आप स्निप करके अपलोड कर सकते हो। और ये जो ऑनलाइन इमेज की जो है वो ऑनलाइन स्क्रीनशॉट की प्रोविजन हमने सिर्फ एनटीएस के लिए रखी हुई है। बाकी जो आपके है मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, और अगर कोई एमएसपीआईडी कैंडिडेट है तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो उनके जो ऑफिशियल रिजल्ट इंटीमेशन है वही काउंट होती है। एनटीएस ये है कि हर कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन स्क्रीनशॉट या जो है इमेज है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बशर्ते कि वो वैलिड हो, रेलिवेंट कैटेगरी का हो। हाँ जी हसन, ये हम इसको ऑलरेडी काफी हम इसको बात कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमारा नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि ये कंप्यूटर साइंसेज की रेलिवेंट फील्ड है, कंप्यूटर साइंसेज की सेकेंडरी फील्ड है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंप्यूटर साइंसेज का ये प्रोग्राम काउंट होता है, पाकिस्तान में भी ऐसी है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने ये है कि इसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर रखा हुआ है, उनकी फिर ये है कि कोर्स आउटलाइन भी उस हिसाब से मॉडिफाइड है, उसमें हार्डवेयर का फैक्टर भी आ जाता है। हमने चूंकि इसको पीसी से नहीं किया हुआ, ना ही जरूरत है क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज का प्रोग्राम है। इसकी जो एक्चुअल बॉडी है वो एनसीईएसी है, जो कि एचईसी की एक सब ऑर्गेनाइजेशन है। उससे कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम एक्रेडिटेशन मस्ट होती है, वहां से हमने एक्रेडिटेशन कराई हुई है। प्रोग्राम के साथ हमने नॉन इंजीनियरिंग क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ इस कंफ्यूजन के लिए कि आया कल कल को आफ्टर एनरोलमेंट या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री आप को ये कंफ्यूजन ना रहे कि मुझे अब पीसी का कार्ड भी मिलेगा। पीसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ हमने वो ताल्लुक वाजे करने के लिए हमने लिखा हुआ नॉन इंजीनियरिंग। डिग्री जब आपको मिलती है, डिग्री के ऊपर नॉन इंजीनियरिंग मेंशन नहीं होता, उसके ऊपर सिंपल बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। नॉन इंजीनियरिंग हमने सिर्फ ये एडवर्टीजमेंट में और वेबसाइट पे हम इसलिए मेंशन करते हैं कि ताकि वाजे रहे कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये नॉन इंजीनियरिंग है, पीसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका पीसी कार्ड नहीं मिलेगा। विकास, नए सेशन को ज्वाइन करने वालों को एक बार जरा दोबारा बता दीजिए, लोग कंफ्यूज हैं कि कॉमसेस टेस्ट और एनटीएस टेस्ट क्या ये डिफरेंट हैं, एक ही हैं, और इसकी क्या जो है वो मॉडलिटीज होंगी? नहीं, यहाँ पे मैं आपको ये चीज वाजी कर दूं कि कॉमसेट्स के टेस्ट और एनटीएस के टेस्ट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, जो डायरेक्ट एनटीएस के थ्रू अप्लाई करते हैं, एनटीएस उनको टेस्ट रोल नंबर से इशू करता है, एनटीएस उनको टेस्ट सेंटर अलॉट करता है, वहां पे जाके कैंडिडेट टेस्ट दे देते हैं। कॉमसेट्स के थ्रू जो कैंडिडेट होते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एनटीएस का जो रूटीन टेस्ट हो रहा होता है उसके लिए रजिस्टर नहीं हो पाते, या फिर वो कहते हैं कि नहीं अच्छा मैंने अब टेस्ट तो देना ही है एनटीएस का और हमारा सेम डेट पे आ गया यूनिवर्सिटी का, तो चलो मैं यूनिवर्सिटी के थ्रू अपीयर हो जाता हूँ। तो यूनिवर्सिटी के टेस्ट और एनटीएस टेस्ट में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी के थ्रू एनटीएस टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन के अंदर ही होता है। सेकंड ये है कि उसकी जो रोल नंबर स्लिप इशू होती है वो भी आपको यूनिवर्सिटी ही रोल नंबर स्लिप इशू करती है, जो कि आपके ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर आ जाती है, वहां से आप प्रिंट करते हो। यूनिवर्सिटी आपको टेस्ट सेंटर डिफाइन करती है, टेस्ट डेट बताती है, अकॉर्डिंगली फिर आप टेस्ट में अपीयर होते हो। अगली चीज ये होती है कि यूनिवर्सिटी के थ्रू जो मेन अगर आप कोई इसकी जो है कौन पूछना चाहो वो ये है कि जो मेन चीज होती है कि जब आप किसी भी इदारे के थ्रू अगर आप एनटीएस टेस्ट देते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू देते हो, उसका रिजल्ट इशू नहीं होता क्योंकि वो स्पेसिफिक अम्ब्रेला के अंदर, जैसे स्प्रिंग 22 का एडमिशन टेस्ट के अगर कोई हमारे पास एनटीएस टेस्ट देता है वो स्प्रिंग 22 की अम्ब्रेला के अंडर होगा, तो उसका रिजल्ट अगर आप एनटीएस राब्ता अलग करो, उनके कुछ चार्जेस हैं तो उनको दे के आप उनसे रिजल्ट इशू कर सकते हो। लेकिन यह है कि रिजल्ट जनरली उसका इशू नहीं होता। हाँ ये है कि बाकी टेस्ट पैटर्न उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, एडमिनिस्टर यूनिवर्सिटी ने करना है, आपकी रोल नंबर स्लिप यूनिवर्सिटी ने इशू करनी है, वेन्यू भी यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, टेस्ट पैटर्न सेम एनटीएस वाला, कोई डिफरेंस नहीं है। कॉपीज भी वे एनटीएस खुद लेके आएंगे, स्टाफ एनटीएस का होता है। सिर्फ यह है कि एडमिनिस्टर हम इस तरह कर रहे होते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू होती है, कैंपस हमारा होता है और कॉमसेट्स के एडमिशन के लिए वो काउंट होता है। मेन उसमें यही डिफरेंस है इसका। ऊपर आइए। और थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा
अच्छा नहीं, हाँ जो वो बच्चे आपस में लगे हुए हैं। अच्छा ये क्या था एमएस का? ऊपर था। थोड़ा एक देखिएगा वासिफ, ऊपर क्या आ रहा था? नहीं एमएस से रिलेटेड कुछ थे, वो कुछ सब्जेक्ट्स का पूछ रहे थे। थीसिस का नहीं, हाँ ये चीज। देखिए एमएस में होता यही है कि अगर आप पढ़ते हो ना, एमएस में एनरोल होते हो, 30 क्रेडिट आवर का प्रोग्राम होता है एमएस का। उसमें 24 क्रेडिट आवर के जो होता है वो आपका कोर्स वर्क होता है। एक सब्जेक्ट से यूजुअली जो कोर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं यूजुअली 3 क्रेडिट आवर का आपका सब्जेक्ट होता है, तो इस हिसाब से आपके 8 सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब एक वैसे भी कंपल्शन होती है कि आप एमएस लेवल पे मिनिमम 1 सब्जेक्ट यानी कि मिनिमम 3 क्रेडिट आवर उठा सकते हो और मैक्सिमम आप जो है वो 18 क्रेडिट आवर उठा सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को मैनेज किस तरह करते हो। ठीक है, अब जाहिर बात है अगर आप सपोज 6 के 6 अगर 3 के हिसाब से देखें 6 सब्जेक्ट्स आप उठाते हो, तो इट मींस आपको फिर उसको टाइम देना है, 6 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। और एमएस लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, ये भी नहीं है कि चलो यार मैं कर लूंगा हो जाएगा, इस तरह नहीं, टाइम देना पड़ता है। तो 2 सेमेस्टर तो एवरेज लग ही जाते हैं। 2 के बाद ही जो है, बल्कि कईयों के तो 3 सेमेस्टर भी हो जाते हैं तो उनका थीसिस स्टार्ट नहीं होता। तो 2 सेमेस्टर तो आपके एवरेज लग ही जाते हैं और 3rd सेमेस्टर से ही आप थीसिस स्टार्ट करते हो। अब्दुलरहमान प्री मेडिकल की बेस पे अगर आप अप्लाई करते हो ना हमारे किसी प्रोग्राम में, तो उसमें यह है कि अगर तो आप अप्लाई करते हो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, वो जनरल क्लास होगी। ठीक है, उसमें यह जरूर है कि जहां बाकियों के अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं या 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आते हैं, तो उनको एडिशनल मैथमेटिक्स नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट होगा, वो पढ़ना होगा। बाकी उनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा, उनका कोई अलग सेक्शन या उनका कोई अलग टाइम टेबल नहीं होगा। वो जनरल जो एक बैच होगा उसी के अंदर ही वो होंगे, उनका कोई डिफरेंस नहीं होगा। जवाब कह सकते हैं आप, बिल्कुल एवरीथिंग इज सेम। उसमें ये होता है ना कि अब जिस तरह नवंबर का टेस्ट कोई बच्चे नहीं दे पाए एनटीएस का, सेम गोज विद दिसंबर। 19 दिसंबर का जो एनटीएस का जनरल टेस्ट हो रहा है वो तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 19 दिसंबर के बाद अगर कोई कहता है जी मैं तो जनवरी का जनरल एनटीएस दे रहा हूं, वो हम एक्सेप्ट नहीं करना। तो इसलिए फिर अब और एनटीएस की टेस्ट रजिस्ट्रेशन की भी स्पेसिफिक डेट्स होती हैं। वो तो अगर 19 दिसंबर का उनका टेस्ट है तो उसकी जो क्लोजिंग हो जाएगी वो मेरे ख्याल में 4-5 दिसंबर को उनकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो 4-5 दिसंबर को एनटीएस की जनरल क्लोजिंग होने के बाद फिर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनटीएस नहीं दिया हुआ या जो रजिस्टर करने से रह गए, उनको भी तो हमने किसी तरह केटर करना है ना, अकोमोडेट करना है। तो ऐसे में फिर यूनिवर्सिटी का टेस्ट यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो वो ये कैंडिडेट वो बजाय इसके कि उनका पूरे का पूरा सेशन ही वेस्ट हो जाए, वहां पे वो कैंडिडेट अकोमोडेट हो जाते हैं कि चलो अगर एनटीएस टेस्ट नहीं दिया हुआ या जो एनटीएस टेस्ट उस माह का हो रहा है एनटीएस के थ्रू जनरल, उसमें वो नहीं अपीयर हो पाए, तो वो आराम से कॉमसेट्स के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, कॉमसेट्स के थ्रू अपीयर हो जाते हैं, अपने एफर्ट करते हैं और बाकी फिर मेरिट में कंपीट कर लेते हैं वो, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। डिफरेंस वाकई उसमें कोई नहीं है। परसेंटाइल काउंट नहीं होते, ऑब्टेन्ड स्कोर काउंट होता है। ठीक है, परसेंटाइल जो होते हैं वो एनटीएस की अपनी वर्किंग के लिए होते हैं, और जो है ऑब्टेन्ड स्कोर असल चीज होता है वो हमेशा काउंट होता है। जो है स्प्रिंग का मेरिट वही जो एक तो जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट है वही 10% मैट्रिक, 40% इंटरमीडिएट, 50% एनटीएस ऑब्टेन की बेस पे बनेगा। इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, आल्दो हमने रिक्वेस्ट की हुई है हायर अथॉरिटीज को कि अलाउ करें बच्चों को, बाकी अभी फिलहाल जो एज पर पॉलिसी इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग नहीं आ सकते। रिजल्ट वेटिंग वाले बच्चे कौन आ सकते हैं? वो जिन्होंने लास्ट सेशन में एग्जाम दिया ही नहीं है और जो आप फ्रेश एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने आप दे दिया है या दे रहे हैं, वो आ सकते हैं। और अगर ऐसा कोई कैंडिडेट आता है तो उसका जो मेरिट कॉन्स्टिट्यूट होगा वो 50% मैट्रिक और 50% एनटीएस ऑब्टेन की बेस पे कॉन्स्टिट्यूट होगा। देखिए जो दिसंबर का एनटीएस नेट का है ना टेस्ट, वासिफ, दिसंबर का एनटीएस नेट का जो टेस्ट है और कॉमसेट्स का जो दिसंबर का नेट टेस्ट है वो सेम डेट पे 19 दिसंबर को हो रहा है। इसलिए बल्कि एडवर्टीजमेंट पे हमने मेंशन भी किया है रेगुलर का, वो आप लोगों की आसानी के लिए किया है कि एनटीएस का रेगुलर टेस्ट भी हो रहा है। अगर कोई रेगुलर की तरफ जाना चाहता है, कहता है कि मैं जी एनटीएस के थ्रू डायरेक्ट दूंगा, तो वो रेगुलर कर ले, लेकिन दिसंबर का ही कॉमसेट्स का और एनटीएस का टेस्ट देना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सेम डेट पे है। ठीक है, सेम टाइम पे होगा, तो
तो एक ही टाइम पे दो जगह प्रेजेंस तो हो नहीं सकती है, तो इस वजह से सेम डेट पे नहीं। हाँ पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एक आप एनटीएस की तरफ से रजिस्ट्रेशन करा लो दिसंबर वाले टेस्ट की, और जो 2 जनवरी को जो कामसेट्स में सिर्फ टेस्ट हो रहा है आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ताकि दोनों में से बेस्ट कंसिडर हो जाए। अख्तर ये पता लग इस तरह लग जाता है, देखो जब आप अप्लाई करते हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट देते हो। आप जो बच्चे इस सेशन में दे रहे हैं ना, एग्जाम दे रहे हैं, वो उनकी रोल नंबर स्लिप की कहानी अलग है, ठीक है। ये तो बेटे सिंपल चीज है, सारी बात है। जब हमने बैठना है, जब हमने फॉर्म आपका वेरीफाई करना होता है, ये नहीं होता कि आपने अप्लाई कर दिया जी, चार्जेस भर दिए तो बस कहानी खत्म होगी। उसके बाद ही तो सब काम शुरू होता है। उसको हमने क्या देखना होता है, वेरिफिकेशन क्या चीज होती है, यही होती है कि आया जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है कि नहीं है। अगली चीज ये होती है कि आप जो हमारा क्राइटेरिया है मीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और फिर कोई ऐसी चीज से जो है वो आपकी कंट्रडिक्शन तो नहीं आ रही जो कि जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसमें वो रोल नंबर स्लिप आपकी मेन चीज है। जो भी रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट है उसको जो अपना रोल नंबर स्लिप अपलोड करना मैंडेटरी है, उसके बगैर तो फॉर्म उसका वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी जब रोल नंबर स्लिप आप अपलोड करोगे वहां पे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आया ये इंप्रूवमेंट का जो है वो केस है या फ्रेश कैंडिडेट दे रहा है, तो रोल नंबर स्लिप जो है वो सारी की सारी कहानी जो है वो यहाँ कर देगी। तो इसलिए ये अब हमें पता लग जाएगा। बाकी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन बच्चों को इस चीज का नहीं आइडिया था, उन्होंने अप्लाई कर दिया इंप्रूवमेंट के उसकी बेस पे, तो उनसे जब कोरेस्पॉन्डेंस हुई है उनमें से कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनका प्रीवियस रिजल्ट ही ब्लो क्राइटेरिया था, वो तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स थे जिनका प्रीवियस रिजल्ट एज पर क्राइटेरिया था लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे, उनसे हमने अपडेट करवा लिए हुए हैं। ये चीज चल रही है, लेकिन वो चीज कहां से हमें आइडिया हुआ है इस चीज का, वो रोल नंबर स्लिप से, और ये तो रूटीन प्रोसेस है। नहीं हसीब, मैं पहले बताया कि हमारा ना कोटा सिस्टम कोई भी नहीं है, ना हमारी कोई जो है सेल्फ फाइनेंस है, ना ही कोई स्पोर्ट्स या कोई ऐसा कोटा है, ठीक है। हमारा ओपन मेरिट सिस्टम है। ओपन मेरिट पे आप अप्लाई करते हो, ठीक है, जैसे जब बाकी बच्चे कर रहे हैं, एक जनरल ओपन मेरिट बनता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। आयशा बीएस इंग्लिश का जो हमारा लास्ट सेशन का मेरिट रहा है ना, हमारा ये जो प्रोग्राम इंड्यूस हुआ था, ये फर्स्ट टाइम स्प्रिंग 21 पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और स्प्रिंग 21 में बीएस इंग्लिश का फाइनल क्लोजिंग मेरिट 59.88 था, और फॉल 21 पे चूंकि हमने इसकी सीट्स भी ज्यादा ली थी और इसका हमने मेरिट लीनियर रखा था, तो इसका जो फाइनल क्लोजिंग बीएस इंग्लिश का फॉल 21 पे था वो 50.09 था। इस सेशन में वही चीज है कि बीएस इंग्लिश का मेरिट क्या होगा वो कहना तो मुश्किल है, लेकिन यही है कि एज पर रूटीन और एनालिसिस इसका मेरिट जो है वो लीनियंट ही रहेगा और 50s में, मिड 50s में होगा होपफुली। देखो समीर, अगर तो आप कह रहे हो 33 आपके एफएससी में है, आपका परसेंटेज है, ठीक है, यानी कि आपका एफएससी जो रिजल्ट अगर वो 33% है, देन तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एफएससी में आपके जो स्कोर चाहिए वो मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप एग्रीगेट की बात कर रहे हो कि आपने 10% मैट्रिक और 40% इंटरमीडिएट या एफएससी को मिला के आपका ग्रेड पॉइंट 33% बन रहा है, देन फिर एनटीएस के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर है, तो वो वही बात है कि इसमें एक तो एनटीएस में पास फेल कोई नहीं होता, मिनिमम मैक्सिमम कोई नहीं होता, जितना आप स्कोर ले लोगे बेहतर होगा। कोशिश करो आप मैक्सिमम जाओ, 80 85 को जो है आए करो, टारगेट करो, ताकि अगर आप 80 लेते हो तो 40 काउंट होगा, वो सारी बात है 50% काउंट होना है ना, तो वो हाफ काउंट होगा तो आपके लिए, ताकि बेहतरी हो सके। हाँ जी, देखिए हदीका कॉन्सेप्ट्स में डेट्स तो हमारी अनाउंस हुई हुई हैं, ठीक है। हमारा एक टेस्ट हो रहा है 19 दिसंबर को, एक टेस्ट हो रहा है 2 जनवरी को। अब सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि जी फॉर्म सबमिशन डेडलाइन तो आपकी 22 दिसंबर है, तो एक टेस्ट 19 को कैसे हो गया, ठीक है। तो उसमें ये चीज है कि जो भी फॉर्म हमारे पास आएंगे 8 दिसंबर तक और वेरीफाई होंगे, उनको हम 19 दिसंबर के टेस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे, और 9 दिसंबर ऑनवर्ड 22 दिसंबर तक जितने फॉर्म आएंगे उनको हम 2 जनवरी के टेस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे। ये हमारी डेट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी हमने पब्लिश की हुई हैं, हमारे जो तो ऑफिशियल पेजेस हैं वहां भी हैं, और इसके अलावा न्यूज़पेपर पे भी हमने बाकायदा इसको एडवर्टाइज किया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी का जो हमारा मेरिट था ना, फॉल में फाइनल क्लोजिंग मेरिट था साइबर सिक्योरिटी का 81.41, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये 25 सीट्स के अगेंस्ट था,
और फॉल एडमिशन था, जाहिर बात है बाकी यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट चल रही होती हैं तो बच्चे उनको भी आए कर रहे थे, तो ये 81.41 था और 25 सीट्स के अगेंस्ट था और फाइनल क्लोजिंग मेरिट था। इस सेशन में इसकी सीट्स 50 है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डाटा साइंस की, साइबर सिक्योरिटी की, और डिपेंड करता है देखें क्या बनता है। डाटा साइंस का जो है फॉल में हमारा जो फाइनल क्लोजिंग मेरिट था वो 80.64 था। डाटा साइंस का फॉल में 80.64 फाइनल क्लोजिंग मेरिट अगेंस्ट 25 सीट्स था। हाँ जी, क्या है ये, ऊपर आइएगा एक मिनट, और ऊपर आइएगा, और थोड़ा सा ये इससे नीचे। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही वो अगेन क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, आप लोगों की ही इंफॉर्मेशन के लिए हैं, हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे हमसे कमेंट में क्वेश्चन करें। ये है कि क्वेश्चन आपका क्लियर कंसाइज रखता हो ताकि हम भी उसको समझ सकें, अकॉर्डिंगली हम आंसर करें। अदर देन दैट आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, और फॉर्म फिल करते हुए साइड पे मैसेज बॉक्स आ रहा होता है, वहां भी आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ में कुछ बच्चे हैं जो कि कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि लाइव चैट है, वह मैं बता दूं कि जो एडमिशन एप्लीकेशन में जो हमारा मैसेज बॉक्स होता है वो लाइव चैट नहीं होती, कोई डेडिकेटेड पर्सन उस पर बैठा नहीं होता। एक तो ऑफिस टाइमिंग में हम उसको प्रोसेस करते हैं, विद इन 9 to 5 हम उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब दूसरा चूंकि डेडिकेटेड पर्सन होता नहीं है तो वो फिर एक या दो पर्सन जो उस पर बैठे होते हैं वो जैसे जैसे आ रहा होता है, क्यूरी आ रही होती है, मैसेज आ रहा होता है, साथ साथ वो आंसर करते जाते हैं। तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है, मैसेज सेंटर पे भी कर सकते हो, और आप हमें जो है वो ईमेल बता दें आप। हाँ, ईमेल में जो आप हमें जो कर सकते हो, ये आपको भी जो है हम इसको मैसेज पिन भी कर देते हैं, कमेंट पिन कर देते हैं। एक ईमेल आप कर सकते हो waqas.shehzad@comsets.edu.pk, क्योंकि एक हमारा एडमिशंस वाला तो चल रहा है, admission@comsets.edu.pk ईमेल है हमारा, लेकिन उसमें ये है कि उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईमेल आती हैं। अप्लाई कोशिश हमारी ये भी होती है कि हम उसको भी मैक्सिमम कर सकें, लेकिन ड्यू टू लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज हम उसमें हर एक को आंसर नहीं कर पाते, इसलिए हमने इसको बाइफरकेट किया हुआ है। हमने कुछ जो है कोशिश की हुई है कि फेसबुक का सेगमेंट अलग रखा हुआ है, फेसबुक पे हमने डेडिकेटेड पर्सन रखे हैं जो रिस्पांस दे रहे हैं, फिर ईमेल्स हैं, इस तरह मैसेज सेंटर है। तो आप ये है कि एक तो admission@comsets.edu.pk ईमेल तो है ही है, अदर देन दैट आप waqas.shah.gad@comsets.edu.pk इसके ऊपर भी आप ईमेल करके अपनी जो क्यूरीज जो है वो अटेंड करवा सकते हो। और आप एक और ईमेल एड्रेस है रिजवान_अहमद, उनके ऊपर भी आप जो है क्यूरी अपनी पूछ सकते हो। कोशिश हमारी यही होती है कि मैक्सिमम हम जो है वो आपको जो केटर कर सकें, आंसर कर सकें। ऑल्दो नो डाउट जो है कुछ अनअटेंडेड रह जाती हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जैसे बताया ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम आप लोगों को गाइड कर सकें ताकि आप लोग स्मूथली अप्लाई कर सकें और आपका जो एडमिशन प्रोसेस अच्छे से हो सके। वकास में अगर कोई डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर भी है तो वो भी आप शेयर कर लें। डेडिकेटेड एज सच फिल वक्त हमने एक लाइव हमने उसको जनरल कॉल्स के लिए हमने रखा हुआ है, क्योंकि लैंडलाइंस के ऊपर भी हमारी इतनी रश होती है कि वो प्रॉपर आंसर कर नहीं पाते हैं। और उसमें फिर मैं आपको ये चीज भी अक्सर का हमारे जो है वो गिला होता है कि हम कॉल कर रहे थे उठाया नहीं। उसमें ये है कि हमारी 4 लाइनें हैं और उसमें एक्सचेंज बैठी हुई होती है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से एक तो ये रहा है कोविड की वजह से वैसे ही रोटेशन बंद, इवन अब भी जो हमारा स्टाफ है वो डिगी की वजह से प्रॉपर फोन पे नहीं उसमें फोकस कर पा रहा, जो है वो इफेक्टेड है। उसमें फिर भी कोशिश ये होती है कि हम करें, हमने 2% डिप्यूट किए हुए, लेकिन वो इतनी वो फ्लो में कॉल्स आ रही होती हैं कि एक कॉल जब तक हम अटेंड करते हैं, जारी बात है एक कॉल पे टाइम लग जाता है, कोई सवाल होते हैं 30 सेकंड में आंसर हो जाता है, कॉल खत्म हो जाती है, कोई कॉल 5-5 मिनट ले लेती है। ऐसे में वो पर्सन चूंकि ऑक्युपाई हुआ होता है तो दूसरी कोई काफी सारी कॉल अनअटेंडेड रह जाती हैं। इसलिए हमने एक और जो है वो अपना टेलीनॉर का भी हमने एक नंबर जो है वो फ्लोट किया हुआ है। उसमें यह है कि व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है, कॉल आप उसके ऊपर कर सकते हो। वासिफ नंबर लिखिएगा 0340 577 1105। ठीक है, ये चीजें में रखिए कि ये ईमेल दोनों और ये जो है टेलीफोन है, मोबाइल सेल फोन नंबर है, ये है हमारा
इस्लामाबाद कैंपस के लिए एक और नंबर आप नीचे ऐड कर दें। ब्रैकेट में आप इस्लामाबाद कैंपस ओनली लिख हाँ, दें। इस्लामाबाद कैंपस ओनली लिख दें, और उसमें ये है कि ये जो 0340577105 ये नंबर आप कमेंट में देख भी लीजिएगा, अभी कमेंट इसको पिन कर देंगे। ये जो नंबर है ये हमारे इंचार्ज एडमिशन रिजवान अहमद साहब का नंबर है, आप इस पे जो है वो 10 to 3 PM कॉल कर सकते हैं। सेकंड नंबर एक और लिख लें 0313 13526 8397। वैसे तो यूजली काफी सारे लोगों के पास ऑलरेडी ये नंबर है भी है, ये मेरा जो है नंबर है, इसके ऊपर भी हम 9 to 4 जो है क्यूरीज जो है एंटरटेन करते हैं। तो आप कोशिश देखें, मैसेज सेंटर पे आप अपनी क्यूरी पुट कर दें। ईमेल आपके पास 2 आ गई हैं, ये ईमेल के थ्रू आप अपनी जो है वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अदर देन दैट ये 2 सेलफोन है, इनके ऊपर जो है आप ऑफिस विद एन ऑफिस टाइमिंग जो है कोशिश करें आप 9 to 4 जो इन बिटवीन आप कॉल करें। इंशाल्लाह हम लाजमी आपकी जिस तरह भी हेल्प होगी, जो भी आपका इशू होगा हम लाजमी रिजॉल्व करेंगे ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस स्मूथली हो सके। हाँ जी, डाटा साइंस का मैं क्लोजिंग मेरिट फाइनल लास्ट बता चुका हूँ। फॉल 21 पे जो डाटा साइंस हमारा क्लोज हुआ था वो 80.64 था और ये 25 सीट्स के अगेंस्ट था। हसीब नहीं, वो माइग्रेशन जो है ना कॉमसर्ट्स में बताया कि किसी फिलवक्त हम दूसरी यूनिवर्सिटी से हम माइग्रेशन नहीं ले रहे फिलवक्त। उसमें ग्रेडिंग सिस्टम की एक तो हमारी इम्प्लीकेशन थी, उस पर तो हमने वर्क कर रहे हैं, वो हमने नॉर्मलाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम हाई था बाकी सारी यूनिवर्सिटी से। अब ये है फर्दर के माइग्रेशन के लिए भी कुछ नाम रिक्वायर होते हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। होपफुली इन फ्यूचर जो है हम दूसरी यूनिवर्सिटी से भी क्राइटेरिया और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम माइग्रेशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इंटर कैंपस माइग्रेशन यानी कि कॉमसर्ट्स की एक कैंपस से दूसरे कैंपस माइग्रेशन ये चल रही है, ठीक है, लेकिन उसकी भी वो कुछ कंडीशंस हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो आप ये इस वीडियो को सेशन एंड होने के बाद चूंकि सेव होगी, अवेलेबल भी होगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो ये कि इंटर कैंपस माइग्रेशन हो सकती है कॉमसर्ट्स टू कॉमसर्ट्स, लेकिन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन हम फिल वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए सुफियान, इंटरमीडिएट में अगर आपका 55% मार्क्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप अप्लाई करो, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि आप इसको अप्लाई करने के बाद ये चीज है ना कि देखो मेरिट जो बनना है वो 10% मैट्रिक, 40% इंटरमीडिएट और 50% एनटीएस ऑब्टेन की बेस पे बनना है, ठीक है। तो दिल छोटा इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, और क्या पता आप जनरल किसी प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे हो उसका मेरिट भी टफ ना हो। बाकी चाहे आप किसी टफ प्रोग्राम पे अप्लाई कर भी रहे हो तो आप फोकस एनटीएस को करो। क्यों? क्योंकि एनटीएस की वेटेज 50% है, यानी कि आप जो भी एनटीएस का ऑब्टेन करोगे उसकी 50% वेटेज होगी। तो ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता कोई आपको अगर फील होता है कि जी मेरी फलान लेवल पे मेरी डेफिशिएंसी है स्कोर की, तो वहां पे केटर हो जाएगी। एनटीएस में आप फोकस करो 55%। एवरेज होता है हमारे मेजोरिटी कैंडिडेट्स का होता है 55 to 60% स्कोर है, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसा को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई करो, एनटीएस पे फोकस करो एंड होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी यासिर शाह, आपका सवाल था क्या? देखिए इनका अगर ऊपर आ रहा हो। अभी नहीं मिला, फिर से कर दें एक बार। हाँ जी यासिर, आप काइंडली ना दोबारा से एक बार जो है वो क्वेश्चन पुट कर दो, आपको भी आंसर दे देते हैं। हाँ अरहम, हम ये ऑलरेडी इसको ना डिस्कस कर चुके हैं कि इम्प्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग की बेस पे अप्लाई हमने फिल वक्त अलाउ नहीं किया हुआ। उसमें यह है कि अगर तो आपका प्रीवियस डिक्लेयर्ड रिजल्ट एज पर क्राइटेरिया है तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर दो। अगर या आपने अगर पिछले सेशन में एग्जाम ही नहीं दिया, आप फ्रेश एग्जाम दे रहे हो, तो फिर भी आप हमारे पास अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रीवियस रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट आप दे रहे हो, तो आप फिर हमारे पास अगर अप्लाई कर भी देते हो तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ये भी फिर से एक बार सवाल। हाँ जी नूरुल्लाह, आप भी काइंडली बेटे दोबारा से सवाल कर दो, क्योंकि अगर आया भी हुआ तो इतने वो कमेंट्स चल रहे हैं कि हमें हमसे रह गया होगा। कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हम सारे सवालों के जवाब जो है वो आंसर कर सकें। देख जवाब, ये फैकल्टी देखो एक चीज ये में रखो, जब भी किसी यूनिवर्सिटी को कोई रैंकिंग मिलती है या कोई उसकी हाइप क्रिएट होती है या उसकी कोई वैल्यू बनती है, वो सिर्फ एक कैंपस की बेस पे नहीं होती,
ठीक है। उसके सारे कैंपसेस के सारे रिसोर्सेज को वैल्यूएट करने के बाद उस कैंपस की वर्थ बनती है, उस यूनिवर्सिटी की वर्थ बनती है या उसकी रैंकिंग होती है। अब अगर आप कहो कि नहीं जी एक कैंपस की ज्यादा अच्छा है दूसरे का अच्छा, नहीं, हर एक का ये जरूर है, इलाका बदलने के साथ, रीजन बदलने के साथ वहां की थोड़ी सी जारी बात है वो एक पर्सनैलिटीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन फैकल्टीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर कैंपस की अच्छी है। बाकी कुछ कैंपस जो बड़े कैंपस हैं जाहिर बात है वहां पे रश ज्यादा होता है, दूसरे छोटे कैंपसेस में इतना पुरसुकून एनवायरनमेंट होता है। फिर यह है कि फैकल्टी कुछ अब बड़े कैंपस पे ये चीज हो जाती है कि चूंकि कैंडिडेट ज्यादा, बच्चे ज्यादा होते हैं, रश होता है, उस तरह से फैकल्टी आपको जो अलग से इंडिविजुअल टाइम कोशिश देती हैं, लेकिन वो प्रॉपर एक डेडिकेटेड 2-2 घंटे वो नहीं दे पाती। छोटे कैंपसेस पे ये फैसिलिटी मिल जाती है आपको कि ठीक है जी वहां पे आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड पूरा पूरा दिन आप जो है वो आप अपने इंस्ट्रक्टर का ऑक्यूपाई कर सकते हो। लेकिन फैकल्टी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर कैंपस की अच्छी है, जिसकी ये जो हमें कोई भी रैंकिंग मिलती है, हमारी कोई वैल्यू बनती है, मार्केट में कोई भी बात होती है, यूनिवर्सिटी की कोई वर्थ बनती है, वो चूंकि सारी वैल्यूएशन के बाद बनती है। तो फैकल्टी रिसोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर कैंपस के जो हैं वो अप टू द मार्क हैं। एमएस केमिस्ट्री की हदीका ये रहा था कि अगर हम 2020 की बात करें या 2020 की, तो उसमें जो एमएस केमिस्ट्री की इनटेक कर रहे थे वो 20 की कर रहे थे ईच सेशन में, स्प्रिंग में भी और फॉल में भी। स्प्रिंग 21 पे भी जो है वो केमिस्ट्री के 20 कैंडिडेट्स लिए गए थे। फॉल सेशन पे ये है कि थोड़ा सा हमें चूंकि एज मिला था रेलिवेंट रिसोर्सेज, हमने क्योंकि रिसोर्सेज देखते हुए इनटेक करनी होती है ना, क्योंकि बच्चे लेना मसला नहीं होता, बच्चे तो माशाल्लाह एप्लीकेंट इतनी आती हैं कि हम हर प्रोग्राम पे 200-200 बच्चा बिठा सकते हैं, लेकिन फिर उन बच्चों से रिलेटेड हमें क्लासरूम्स भी चाहिए, उनसे रिलेटेड हमें फैकल्टी चाहिए, लैब्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, टाइम टेबल एडजस्ट करना है, फिर सुपरवाइजर को देखा जाता है ग्रेजुएट लेवल पे। तो इस वजह से लिमिटेड हम ऑफ सीट्स ऑफर करते हैं। केमिस्ट्री की ये है कि फॉल 21 के लिए तो 30 सीट्स थी, अब इस सेशन के लिए सीट्स जो है ना ये आफ्टर फॉर्म सबमिशन डेडलाइन फाइनल होंगी। क्यों? क्योंकि फॉर्म सबमिशन डेडलाइन इसलिए क्योंकि जब फॉर्म सबमिशन डेडलाइन हमारी होगी, साथ ही हमारा फॉल 21 सेशन जो चल रहा है, सेमेस्टर जो चल रहा है फॉल 21, ये भी एंड होगा। देन फिर डिपार्टमेंट देखेगा कि हाँ जी अब इनके कितने जो है रिसोर्सेज जो फ्री हुए हैं, कहाँ पे क्लासेस मैनेज हो सकती हैं, कितने फैकल्टी मेंबर जो हैं वो मजीद जो अपने सुपरविजन में ले सकते हैं बच्चे। तो उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो जो है वो इनटेक डिपार्टमेंट बनाएगा। वही है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो खैर उनकी चीजें क्लियर हुई होंगी। मोस्ट लाइकली जो अब भी उम्मीद है वो यही है कि स्प्रिंग 2022 में भी जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है एमएस में अराउंड 25 to 30 की इनटेक करेगा इंशाल्लाह। देखिए नेट जो 19 दिसंबर को, अगर तो आपने नूरुलैन डायरेक्ट एनटीएस के थ्रू अप्लाई किया है ना, एनटीएस की आप वेबसाइट पे जाते हो, वहां से आप नेट 12 के लिए रजिस्टर करते हो और देन तो आप खुद उन्हें शहर बताओगे कि आपने किस शहर में टेस्ट देना है। लेकिन बेटे अगर आप वाया कॉमसेट्स अप्लाई करते हो तो आप कॉमसेट्स के जिस कैंपस में भी अप्लाई करते हो टेस्ट आपका उस कैंपस में होगा। सपोज अगर आप कॉमसेट्स इस्लामाबाद कैंपस पे अप्लाई करते हो तो टेस्ट रजिस्ट्रेशन आपकी कॉमसेट्स इस्लामाबाद कैंपस में होगी और टेस्ट आपको इधर इस्लामाबाद में आके देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप अगर जिस तरह ये चीज भी चले अच्छा हो गया डिस्कस होगी, कुछ बच्चे हमारे जो दूर के होते हैं जैसे कराची के, सिंध के या जनूबी पंजाब या फाटा या ये एक्स फाटा या बलोचिस्तान वगैरह, उसमें ये कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि बजाय वो इस्लामाबाद से इस्लामाबाद कैंपस से रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पे आके टेस्ट दे, वो ये कर सकते हैं कि वो 19 दिसंबर को जो एनटीएस रेगुलर हो रहा है, नेट 12 जो हो रहा है, एनटीएस की वेबसाइट पे जाए, उसका शेड्यूल देखें, जैसे ही ओपनिंग हो वहां पे वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसमें उनको ये फायदा हो जाएगा कि उनका जो टेस्ट होगा उनके अपने शहर या शहर के नजदीक होगा, उनको ऑल द वे टू इस्लामाबाद नहीं आना पड़ेगा। वो फिर ये करें कि पहले अपनी एनटीएस की रजिस्ट्रेशन करवा लें एनटीएस की वेबसाइट पे जाके, जब रोल नंबर स्लिप उनसे इशू हो जाए, जो कि मोस्ट लाइकली वो 10-12 दिसंबर तक दे देंगे, देन फिर आप कॉमसेट्स की एप्लीकेशन फिल करो,
उसमें ऐसे बच्चे जो दूर से हैं, जो इधर नहीं आ सकते हैं, इधर नहीं टेस्ट दे सकते हैं, एनटीएस से अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, कॉमसेट्स की एप्लीकेशन फिल करते हुए एनटीएस डिटेल में एनटीएस वाया कॉमसेट्स नो कर दें। और जो थर्ड ऑप्शन है, इफ एनटीएस ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वहां पे सिंपल जो है आप अपना जो एनटीएस की तरफ से आपको रोल नंबर स्लिप और टेस्ट रोल नंबर और टेस्ट सेंटर इशू होगा वो आप मेंशन कर दें, हम एनटीएस से खुद रिजल्ट ले लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो दूर से होने के बावजूद कहते हैं कि नहीं हमने कैंपस के थ्रू ही रजिस्टर करना है, यू आर मोर देन वेलकम, आप वाया कॉमसेट्स अप्लाई करो, ठीक है, उसमें एनटीएस वाया कॉमसेट्स सिलेक्ट करोगे, एनटीएस की कॉमसेट्स की एडमिशन एप्लीकेशन में ऐसे कैंडिडेट्स को एनटीएस की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। एमएस केमिकल जो है ना, एमएस केमिकल रेलिवेंट फील्ड आ जाती है। देखिए केमिस्ट्री, और सारी बात है केमिकल केमिस्ट्री आपका केमिकल इंजीनियरिंग होगा, आई थिंक आप उसमें शायद पूरा टाइटल नहीं लिखा या मेरी को अंडरस्टैंडिंग में गलती आ रही, अगर तो आपका है वो केमिस्ट्री रिलेटेड केमिकल रिलेटेड ही है, ठीक है, वो सेम फील्ड होती है, आप पीएचडी केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। या मैं एक चीज आपको वाजे कर दूं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं, उनका ये आ जाता है कि आप अप्लाई तो कर सकते हो, देन फिर जो फाइनल डिसीजन होता है वो डिपार्टमेंट की एडमिशन कमेटी का होता है। ग्रेजुएट लेवल पे हर डिपार्टमेंट की अपनी एडमिशन कमेटी होती है, वो देखती है, एवेल्युएट करती है आपकी डिग्री को, आपके कोर्सेज को, देन इंटरव्यू में बुला के आपको एवेल्युएट करती है और अकॉर्डिंगली फिर वो रिकमेंड करती है या फैसला डिसाइड करती है आपको उन्होंने इनटेक करनी कि नहीं करनी। अंडर ग्रेजुएट का मेरिट जो होता है वो एडमिशन ऑफिस कंस्टिट्यूट करता है उनके क्रेडेंशियल्स की बेस पे। ग्रेजुएट पे चूंकि ग्रेजुएट लेवल का मामला होता है तो उनका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एडमिशन ऑफिस देखता है। जैसे केमिकल की बेस पे पीएचडी में अप्लाई आप कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो, लेकिन आया कि आपको एडमिशन होगा कि नहीं, आपके प्रीरेक्विजिट भी क्वालिफाई कर गए, गेट भी आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन पीएचडी केमिस्ट्री के लिए आपको डिपार्टमेंट लेगा कि नहीं, ये डिपार्टमेंट फिर आपकी जो है ना डिग्री को वैल्यूएट, आपके कोर्सेज को वैल्यूएट करने के बाद, और अगर आप इंटरव्यू के मरहले तक पहुंचते हो तो इंटरव्यू में आपसे डिस्कस करने के बाद फिर डिपार्टमेंट जो है वो फाइनल करेगा, क्योंकि ये जो है ये टोटली डिपार्टमेंट की जुरिडिक्शन में आता है, डिपार्टमेंट की सवाबदीद है कि वो आपको रिकमेंड करता है या नहीं करता। लेकिन एलिजिबिलिटी की अगर आप बात करते हो, जहां तक एडमिशन ऑफिस का ताल्लुक है, हाँ जी आप केमिकल एमएस केमिकल की बेस पे आप पीएचडी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। बोथ टेस्ट के लिए अगेन वही आप कोशिश करो कि अगर आप कॉमसेट्स के थ्रू आपने दोनों टेस्ट देने हैं तो 8 दिसंबर तक अपनी एप्लीकेशन फिल करो, ठीक है, ताकि वेरीफाई भी हो जाए 9 दिसंबर तक, देन आपको 19 के रजिस्टर होगा। फिर आपको ये करना होगा कि 10 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर से पहले पहले आपको एडमिशन ऑफिस रब्ता करना होगा, फिजिकली कर लो, कॉल पे कर लो, ईमेल कर लो, और आपको एनटीएस का चालान, एडिशनल चालान पे करना होगा। फार्म के चार्जेस दोबारा नहीं देने होंगे, सिर्फ एनटीएस चालान आपको दोबारा देना होगा, और आपकी 2 जनवरी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और यूं आपके दोनों टेस्ट में से बेस्ट कंसिडर हो जाएगा। देखिए जैन, ये जो होता है ना, इस तरह का कोई भी फाइनेंशियल एड का प्रोग्राम होता है, उसमें ये होता है कि डिपेंड करता है कहां से आप, जिस तरह कॉमसेट्स की हम बात करें, इंटरनली मैंने पहले ही बताया कि ऐसे कॉमसेट्स इंटरनली इस्लामाबाद कैंपस कुछ ऑफर नहीं कर रहा, हम बेस कर रहे हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज पे। अब मिजान का इस मामले, मिजान बैंक है, उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये चीज बेटे आप जेहन में रखो कि ये फौरन नहीं मिल जाती चीजें। अब सिर्फ स्कॉलरशिप अगर कोई होगी, स्कॉलरशिप की अपनी नॉर्म्स हैं, आप अप्लाई करोगे, बाकी कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे, फिर वो क्राइटेरिया देखेंगे, मेजोरिटी स्कॉलरशिप नीड बेस पे आती हैं, फिर वो नीड जिसकी ज्यादा होगी, सारी बात वो क्रेडेंशियल मांगते हैं, उनको वैल्यूएट करते हैं, देन फिर डिसाइड करते हैं अच्छा इस बच्चे की नीड ज्यादा है या इनको हम दें, उस तरह डिसाइड होता है। सेम विद सच फाइनेंशियल एड सिस्टम्स और लाइक लोन और एनी अदर जो है चीज, उसमें यही होगा कि अगर आप अप्लाई करते भी हो, जिस तरह मिजान बैंक ऑफर कर रहा है, सिल्क बैंक वाले कुछ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह होगा कि वो आपको एक तो अप्लाई खुद करना होता है, और वो भी फौरन नहीं मिल जाता, उनका बड़ा टाइम होता है, उन्होंने वैल्यूएट करना होता है, चीजों को देखना होता है, फिर आपका जारी बात है रिटर्न सिस्टम पे बेटे उन्होंने देखना है ना कि आप अगर उनसे एक चीज ले रहे हो, आप उनसे कोई लोन या कोई ऐसी फैसिलिटेशन ले रहे हो, तो देन फिर उसका जो है आपने जो पे बैक करना है उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे होगा, क्या नाम्स होंगी, तो वो भी फौरन ही होता है। इस तरह मिजान बैंक की फिर लोग कॉमसेट्स में बच्चे मेजोरिटी जो है अवेल कर रहे हैं, लेकिन एक तो वो फुल डिग्री के लिए नहीं होती, ये चीज आप जेहन में रखो। दूसरी चीज ये है कि उसमें भी 2 से 3 माह का टाइम लगा देते हैं। एक टाइम होता था कि कॉमसेट्स खुद कर्जे हंसना ऑफर करता था, ठीक है, वो भी, लेकिन मैक्सिमम आप जो फुल डिग्री के लिए नहीं होता था।
एक से मैक्सिमम पूरी डिग्री ड्यूरेशन में मैक्सिमम 2 सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। वो आपको फिर डिग्री कंप्लीशन के बाद रिटर्न करना होता था, लेकिन वो वही बात है कि वो उसके ऊपर इम्प्लीकेशन ही इतनी है, ऑब्जेक्शन कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ ऐसी डीड्स रही जिनकी वजह से वो प्रोग्राम हमें अनफॉर्चुनेटली जो है वो भी सीज करना पड़ा। लेकिन यह कि चल रही है प्रोग्राम, लेकिन ना आपने उस पर डिपेंडेंट हो के नहीं आना कि जी अच्छा ये प्रोग्राम होगा तो मेरा निजाम चलेगा। आपको अपने अल्टरनेट्स रखने हैं। नहीं फाकरा बेटे कोई इस टाइम डिडक्शन नहीं हो रही। डिडक्शन हमारी ये होती थी फॉल 20 तक हम करते थे, उसके बाद से हमने डिडक्शन खत्म कर दी है। स्प्रिंग 2021 में भी हमने कोई डिडक्शन नहीं की, फॉल 21 में भी कोई डिडक्शन नहीं और ऑनवर्ड भी नहीं होगी। ठीक है, अब अगर आपका इंटरमीडिएट फ्रेश नहीं भी है तो आपकी स्कोर में से डिडक्शन नहीं होगी। एक ऊपर आइएगा, एक एमएस कैलकुलेटेड है ये। देखिए मोहम्मद नदीम, उसमें देखो आपको एक तो ये है कि आपको वो चीज खुद मैनेज करनी है। अगर आप अप्लाई करते हो, आप जॉब कर रहे हो और आपका एडमिशन हो जाता है और आपका अगर कोई टाइमिंग का क्लासेस का कंफ्लिक्ट आता है बेटे, तो एक तो आपको खुद उसको मैनेज करना है, वो आपको खुद सॉर्ट आउट करना है। डिपार्टमेंट के साथ आपको बैठ के दिखना पड़ेगा। पहले तो आप यही है कि इसके अगर आप अप्लाई करने से पहले ही डिपार्टमेंट राब्ता करो। डिपार्टमेंट का मैं बेटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो टाइम टेबल चीज है डिपार्टमेंट ने फाइनल करनी है, एडमिशन ऑफिस ने नहीं करनी होती। एकेडमिक मैटर है, डिपार्टमेंट आप राब्ता करो, ठीक है, उनसे आप सॉर्ट आउट करो। पॉसिबल है, मेजोरिटी हमारे स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं। कुछ खैर ये करते हैं जो जरा रिलैक्स होते हैं, वो क्या करते हैं अगर जॉब कर भी रहे हो तो वो लीव ले लेते हैं, जॉब छोड़ देते हैं। बाकी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर से हर दूसरा बच्चा जो है वो जॉब कर रहा है, इवन बीएस के बच्चे हमारे जॉब कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट आपके ऊपर है, बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकते हो। अगली चीज ये है कि रिसर्च पेपर पब्लिश हो, प्रपोजल बनाओ, वो तो देखो आप पे डिपेंड करता है ना। एक तो बेसिक क्राइटेरिया तो आपको मीट करना है। अगर आप पीएचडी के सिनेरियो में बात कर रहे हो या एमएस की बात कर रहे हो तो एमएस के ये मैट्रिक इंटर 3rd डिवीजन ना हो, बीएस अगर किया 2.5 आउट ऑफ 4 हो, गैट जनरल आपका 50 अबव होना चाहिए रेलेवेंट कैटेगरी का। अगर आप पीएचडी की बात कर रहे हो तो मैट्रिक इंटर आपकी 3rd डिवीजन चाहिए, बीएस अगर 4 किया है तो भी 2 अबव हो। और अगर आपने एमएस जो है एक तो 6 क्रेडिट और का थीसिस आपका मस्ट है और वो 3 आउट ऑफ 4 उसमें सीजीपी होना चाहिए। और गैट सब्जेक्ट जो है वो 60 पासिंग उसमें होता है, 60 होना चाहिए। देन फिर डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी जो आपको इंटरव्यू करेगी और फाइनल करेगी। तो आप चांसेस तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। और जो क्लासेस को और जॉब को आपने मैनेज करना है ये आपके ऊपर होगा। आप पॉसिबल बिल्कुल है, कर रहे हैं बच्चे, आप भी कर सकते हो। हाँ जी, बस देखिएगा और कोई। देखिए अख्तर, ये आपके लिए चीज आसान लगती है, इतनी होती नहीं है। इसके ऊपर चल रही है कहानी, क्योंकि उसमें फिर ये भी देखना है कि अब अगर हम बात करें जो एग्जाम हुआ है जुलाई अगस्त में, ठीक है, अब पंजाब के बोर्ड ने रिजल्ट दे दिया, सिंध बोर्ड का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, सिंध बोर्ड का अभी तक जो एनुअल सेशन हुआ है उसका रिजल्ट नहीं आया। तो अगर कोई स्पेशल एग्जाम में इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग केस में अप्लाई कर देते हैं तो उसमें रिजल्ट कब आएगा? हमने तो सेशन शुरू करना होता है, मेरिट लिस्ट लगानी है जनवरी में, सेशन हमारा 7 फरवरी से शुरू होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट ही अगर आता है जाके मार्च या अप्रैल में, तो वो उसकी फिर हम वेरिफिकेशन कब कराएंगे? और जबकि हमें जो एज पर रिक्वायरमेंट और हमें भी आगे चीजें जवाब देना होता है, एनएचएससी हमारी बॉडी उसको देखना होता है। यहाँ तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके ऊपर सैंक्शन आया ना, जिस तरह लास्ट सेशन में आया था गवर्नमेंट की तरफ से बकायदा रेगुलेशन थी या पिछले साल रेगुलेशन थी कि जी ये चीजें होंगी, आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उनकी बेस पे हमने तो बिल्कुल अकोमोडेट किया, क्योंकि वो तो फिर एक पॉलिसी बन के आई ना। और अब चूंकि ऐसी पॉलिसी नहीं है तो इसमें हमें सारे फैक्टर्स को देखते हुए डिसाइड करना है, तो हम इसको वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ बेटे, ये जरूर है कि आप जो कर सकते हो आप ये करो, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, आप टाइम लो। अभी फॉर्म सबमिशन डेडलाइन में तो बहुत एम्पल टाइम है, 22 दिसंबर फॉर्म सबमिशन डेडलाइन है, ऑलमोस्ट जो है वो मोर देन 3 वीक्स पड़े हुए हैं, तो उसमें आप वेट कर लो। और दिसंबर फर्स्ट वीक में जो है ना, वो आप हमसे एक बार इसकी कंफर्मेशन ले लेना। फिर वक्त मैंने बताया एज पर पॉलिसी इंप्रूवमेंट रिजल्ट वेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल अली, मैं इसी चीज को मैंने आगे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। एमएस केमिकल इंजीनियरिंग के साथ आप पीएचडी केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो।
सही, आई थिंक ऑलमोस्ट डन हो गए हैं हमारे, इस टाइम कुछ चीज़ रह तो नहीं गई, ऑलमोस्ट हमारे सारे केटर हो गए हैं। फिर भी अगर किसी के देखिए वो यासिर ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, फोरकास्टेड नहीं है, प्रीडिफाइंड नहीं होते हैं। कोशिश करो आप मैक्स जितने आप ले सकते हो, क्योंकि मेरिट फार्मूला अगेन रिपीट में कर दूं, 10% मैट्रिक, 40% इंटरमीडिएट, 50% एनटीएस ऑब्टेन्ड होता है। तो मैट्रिक में जो होना था हो गया, इंटर का रिजल्ट भी आ गया। अब फोकस करो एनटीएस को, एनटीएस में कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मार्क्स लो, ताकि जितने अच्छे आप मार्क्स लोगे ताकि जब हम उसका 50% करें तो आपको वेटेज में वो हेल्पफुल हो। ठीक हो गया ऑलमोस्ट, हमने मेरे ख्याल में सबके क्वेश्चन जो क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई फर्दर किसी को कोई क्यूरी रह जाती है तो हमने पिन में जो है ना कमेंट सेक्शन में हमने कमेंट पिन किया हुआ है, वहां पे हमने ईमेल एड्रेसेस दी हुई हैं, सेल फोन नंबर दिए हुए हैं, उनके ऊपर आप राब्ता कर सकते हो। ईमेल तो आप डेफिनेटली किसी भी टाइम हमें कर दो, उसको हम इंशाल्लाह वर्किंग आवर में रिप्लाई कर देंगे। कॉल पे बच्चों आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप वर्किंग आवर में कॉल करना 9 to 4 जो इन बिटवीन आप कॉल करो बेटे, इंशाल्लाह कॉल पे भी हम क्यूरी रिजॉल्व करेंगे आपकी। सोशल मीडिया पे भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, एडमिशन एप्लीकेशन फिल करने के दौरान मैसेज बॉक्स है वहां पे भी कर सकते हो। अगेन मैं आपको बता दूं कि स्प्रिंग 2022 एडमिशन हमारे ओपन है। अंडर ग्रेजुएट MS PhD के लिए फॉर्म सबमिशन डेडलाइन हमारी है 22 दिसंबर 2021। एनटीएस के हम 2 टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एक 19 दिसंबर को कर रहे हैं, एक 2 जनवरी को कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह हम जो लगाएंगे वो हम 12 जनवरी को लगाएंगे, जबकि ग्रेजुएट की मेरिट लिस्ट वो उनके डिपार्टमेंटल इंटरव्यू बेस करेंगे। जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा हम वो पब्लिश करते जाएंगे। स्प्रिंग 2022 की जो क्लासेस कमेंस होंगी वो इंशाल्लाह जो है वो 7 फरवरी से स्प्रिंग की क्लासेस कमेंस होंगी। अगेन आपको कोई भी कहीं भी कोई क्वेरी आती है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट सेशन था हमारा ये स्प्रिंग 2022 से रिलेटेड लाइव सेशन। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इस सेशन में भी इस प्रोसेस में भी हम 2 से 3 सेशन तो करें, ठीक है। सेकंड सेशन जो है ना वो इंशाल्लाह आपको हम अपडेट कर देंगे, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो है इंशाल्लाह हम रखते हैं सेकंड सेशन। उसकी हम ये है कि बाकायदा आपको एडवर्टाइज कर देंगे, सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगा, देख लीजिएगा। उससे पहले भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और सेकंड सेशन हमारा जब हो उसमें तो आप हमें लास्ट में ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये जो सेशन हो जाता है इसमें यह है कि आपकी क्वेरीज फौरन जो है वो आंसर हो जाती हैं, आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाता है और हमें भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमने अपने बच्चों को मेजर को अटेंड कर लिया हुआ है। बस सिर्फ देखें कोई और अगर कोई क्यूरी फिल वक्त हो ऐसी जो रह गई हो। नहीं, स्प्रिंग पे नदीम आपको ये लास्ट आपको मैं बताता चलूं कि स्प्रिंग पे यूजुअली जो है वो एक ही मेरिट लिस्ट लग रही होती है, और मैक्सिमम अगर कोई जाए भी कहानी तो 2 मेरिट लिस्ट, और सेकंड मेरिट लिस्ट छोटी सी लगती होती है, क्योंकि स्प्रिंग पे ये होता है ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो अपना मेजोरिटी अपना बंदोबस्त कर चुके होते हैं। तो फिर जिनका नाम आता है वो फिर कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी को देखते हैं, फौरन लेने वाली बात करते हैं। और जो लिस्ट लगनी होती है ना वो ये नहीं होता कि हमने फर्स्ट पे इतने करने, सेकंड पे इतने नहीं, वेकेंट सीट के अगेंस्ट लिस्ट लगनी होती है। जिस तरह सपोज हमने CS में 100 बच्चा लेना है या SC में 100 बच्चा लेना है, अगर वो फर्स्ट लिस्ट पे ही पूरा हो जाता है कहानी खत्म हो जाती है, उस प्रोग्राम की सेकंड लिस्ट नहीं लगती। और स्प्रिंग पे जो था हमारा स्प्रिंग 20 और उससे पीछे जो स्प्रिंग 19 का सेशन था, इन पे दोनों पे एक ही मेरिट लिस्ट लगी थी, उस पे सीट्स फिल हो गई थी। स्प्रिंग 21 पे हमारी सेकंड लिस्ट गई थी, लेकिन वो एक माइनर सी लिस्ट थी, लंबी चौड़ी नहीं थी। इस सेशन पे भी देखें होपफुली यही है कि हो सकता है फर्स्ट लिस्ट पे ही हो जाए, लेकिन अगर कुछ गया भी काम तो सेकंड लिस्ट होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी अगर फिर भी कोई फर्दर क्यूरीज के लिए हमारे जो कमेंट सेक्शन में हमारा कांटेक्ट डिटेल पिन हुई है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। थैंक यू वेरी मच।